औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। और जनाब आज हम जो है वो सेकेंड ईयर फिज़िक्स की हमारी क्लास है। और जनाब जो टॉपिक जैसे कि आप जानते हैं कि वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 18 which is the atomic spectra, and the topic we are going to discuss today will be the numericals of the Bohr atom. In the last class, we have completed the derivation regarding the Bohr atom, and we have derived the equation for the radius of the Bohr atom, the energy of the Bohr atom, and discussed these various spectrum produced during the Bohr atom. We have also derived the equation for the wave number as well. ये तीन डेरिवेशन पीछे हमारे ने पढ़ी हैं, इन तीनों डेरिवेशन में से कोई एक डेरिवेशन अमूमी तौर पे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट सवाल है। जो नई स्कीम ऑफ स्टडी हमारे पास आई थी उसमें ये मेंशन था कि हमारे पास चैप्टर 18 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 18 में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ हमारे पास लाजमी तौर पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, और वो न्यूमेरिकल का होता है, बोहर एटॉमिक मॉडल का। पहले न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह एंड में जो पास पेपर है उसको भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आपके पास जनाब किस किस तरीके से इसमें पूछे गए। बिफोर वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल, इससे पहले कि न्यूमेरिकल को स्टार्ट करें, we will discuss the formulas we have derived during the derivation of Bohr atom. बोहर एटम की डेरिवेशन के दौरान जो फार्मूले हमने ड्राइव किए हैं, पहले जरा इन फार्मूलों को एक नज़र देख लिया जाए। फार्मूलाज की बात करते हैं तो एक फार्मूला बेटा हमने रेडियस ऑफ बोहर एटम का ड्राइव किया था, जिसके मुताबिक आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। एन से मुराद यहाँ पर ऑर्बिट का नंबर है, और वेरियस ऑर्बिट के लिए वेरियस ऑर्बिट के रेडियस डिफरेंट होते हैं, और उसको मालूम करने के लिए अगर पहले ऑर्बिट का एन से मुराद यहाँ पर क्या है, ऑर्बिट का नंबर है, जिसको क्वांटम नंबर भी कहते हैं। प्रिसाइसली बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। मुख्तलिफ ऑर्बिट के नंबर लिखेंगे तो रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट वी हैव कैलकुलेटेड ड्राइव द इक्वेशन फॉर द एनर्जी ऑफ बोहर एटम। एनर्जी का एक फार्मूला हमने ये ड्राइव किया था, -e⁴m/32 पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 1/n स्क्वायर। एक फार्मूला हमने ये ड्राइव किया था, और उसको जब जनरलाइज किया था, सिंप्लीफाई किया था, तो वी हैव गॉट द फार्मूला E इज इक्वल टू -13.6 eV/n स्क्वायर। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होती है। अगेन एन यहाँ पर ऑर्बिट का नंबर है। मुख्तलिफ ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस फार्मूले के जरिए मालूम कर सकते हैं। वन मोर थिंग यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट व्हेनेवर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव और जीरो, द इलेक्ट्रॉन विल एस्केप फ्रॉम द एटम। इलेक्ट्रॉन एटम से एस्केप कर जाएगा, और जो केमिस्ट्री लवर है हमारे, हम उसको कहते हैं कि आयोनाइज कर जाएगा। आयोनाइज करने के मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर चला जाएगा। फिर हमने ये देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो जब जंप करता है तो दो ऑप्शन होते हैं। अगर वो कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, न गौर से अब तक हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर ऑर्बिट से ग्राउंड लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी इमिट करता है, एनर्जी खारिज करता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में गया क्यों, कैसे गया, कौन लेकर गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में होता है, कहाँ होता है मेरे बेटा, ग्राउंड स्टेट में होता है। ग्राउंड स्टेट कहते हैं एनर्जी स्टेट 1 को। E1 का नाम होता है ग्राउंड स्टेट। क्या नाम होता है मेरे बेटा, E1 को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में है, अगर ये कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करे, क्या करे मेरे बेटा, कहीं से अगर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, कहीं से बेटा अगर ये एनर्जी हासिल कर ले, इस पर लाइट टकराए, एनर्जी मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी से मिल सकती है, हीट से मिल सकती है, बाहर से कोई लाइट प्रोवाइड कर दे उससे मिल सकती है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है मेरे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट से, नीचे वाली स्टेट इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जो नीचे वाली स्टेट है इसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। इससे जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, जो एनर्जी ये जो स्टेट में जो स्टेट हमारे पास है जहाँ इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, E1 है। क्या नाम मेरे बेटा इसका, E1 इसको कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और देख ले, मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ, लिख देता हूँ, शायद कभी ज़रूरत पड़ जाए, आपको याद आ जाए। इस स्टेट का नाम होता है ग्राउंड स्टेट। क्या नाम होता है मेरे बेटा इसका, इसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है हाइड्रोजन एटम के लिए।
ग्राउंड स्टेट 1 होता है। क्या होता है मेरे बेटा? 1 होता है जहाँ, और ये एनर्जी सिर्फ ग्राउंड स्टेट में ही एब्जॉर्ब कर सकता है। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मेरे बेटा तो हायर स्टेट में चला जाएगा। जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, इस एनर्जी का नाम होता है एक्साइटेशन एनर्जी। क्या नाम होता है बेटा इस एनर्जी को? इस एनर्जी का नाम होता है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है? एक्साइटेशन एनर्जी मेरे बेटा इसका नाम होता है। ये वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, क्या हो गया भाई, ENERGY हमारे पास एनर्जी है, एक्साइटेशन एनर्जी है जो इसने एब्जॉर्ब की है। ये पॉजिटिव होती है। जो एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसका नाम होता है एक्साइटेशन एनर्जी। तो मेरे बेटा ये हायर लेवल में चला जाएगा और जहां पर ये पहुंचेगा, उसकी एनर्जी को बेटा अगर EN कहा जाए, जहाँ पर ये पहुंचेगा अगर उसकी एनर्जी को EN कहा जाए तो ये एनर्जी EN जो ऊपर जहाँ पहुंचेगा, इस एनर्जी का नाम होगा EN नाम होगा। क्या नाम होगा मेरे बेटा? जिस एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है, इस एनर्जी स्टेट का नाम होता है बेसिकली EN। क्या नाम होता है इसका? जिस एनर्जी स्टेट में ये पहुंच गया है, इस एनर्जी स्टेट को कहा जाता है EN। क्या कहते हैं इसको? जिस एनर्जी स्टेट में ये पहुंचा है उसको EN कहा जाता है। और EN स्टेट में जो इसकी एनर्जी होगी वो बराबर होगी E1 प्लस EX के। ग्राउंड, और एक बात ख्याल रखना कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमेशा ग्राउंड स्टेट में एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ एब्जॉर्ब करेगा? सिर्फ ग्राउंड स्टेट में एब्जॉर्ब कर सकता है, हायर स्टेट में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अब पूछो क्यों नहीं कर सकता भाई? सवाल करो ना कि हायर में एब्जॉर्ब कर ले। तो हायर में एब्जॉर्ब इसलिए नहीं कर सकता मेरे बेटा कि जो हायर एनर्जी स्टेट होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन का जो रिहाइश का वक्त होता है, जितनी देर रुकता है, उसका नाम होता है लाइफ टाइम। ये हम पढ़ेंगे जब लेजर पढ़ाएंगे तो। लाइफ टाइम उसका जनाब नाम होता है, और ये बहुत ही शॉर्ट होता है, 10⁻⁸ सेकेंड में होता है। इतना टाइम नहीं होता कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके, इतना टाइम नहीं होता कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। एनर्जी हमेशा ग्राउंड स्टेट में एब्जॉर्ब होती है। एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो E1 प्लस EX के बराबर होती है। ख्याल रखना, ग्राउंड स्टेट कौन सा हो गया? नीचे वाला हो गया। जो एनर्जी एब्जॉर्ब की उसका नाम हो गया एक्साइटेशन एनर्जी। और जो हायर एनर्जी स्टेट है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, मेरे बच्चा गौर से सुन लो और देख भी लो कि जो हायर एनर्जी स्टेट हमारे पास है, इन हायर एनर्जी स्टेट को हम एक और नाम दे सकते हैं। क्या? इनका नाम होता है एक्साइटेड स्टेट। क्या नाम होता है बेटा इनका? इनका नाम होता है एक्साइटेड स्टेट, इनको कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? एक्साइटेड स्टेट इनको जनाब कहा जाता है। जो हायर एनर्जी स्टेट होती है दे आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। इवन ग्राउंड होगा, उसके अलावा जितने भी होगा वो सारे सारे एक्साइटेड होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया है, एक्साइटेशन स्टेट में गया, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब ऊपर से नीचे आता है, जैसे आपने पढ़ा मोहर में कि वो एनर्जी रिलीज करता है। एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी E1 बराबर होती है E1 प्लस EX के। ख्याल रखना, EX पॉजिटिव होता है, ये वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। कहाँ एब्जॉर्ब करता है? ग्राउंड स्टेट में एब्जॉर्ब करता है। ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी होती है? E1 एनर्जी होती है। ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है वो E1 होती है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। उसके अलावा हमने एक और फार्मूला पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, इलेक्ट्रॉन माइग्रेट्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, इट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन विच इज आल्सो कॉल्ड फोटोन। जो रेडिएशन होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ फोटोन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या होते हैं मेरे बेटा? फोटोन पाए जाते हैं। और इस फोटोन की जो वेवलेंथ होती है, वेव नंबर कहते हैं 1/λ को, वेव नंबर कहते हैं 1/λ को। ये बराबर होता है किसके? RH 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI के स्क्वायर के बराबर होता है। 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। और ये RH हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट है। अब यहाँ पर बहुत सारी फिगर हमारे पास आ गई हैं, इन जिसमें से बेशतर चीज़ें कांस्टेंट हैं। इनके नाम पता होने चाहिए, इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। ऑल्दो कि न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज बेशतर जगह पर ये वैल्यू गिवन होती हैं, मगर बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए। प्लांक कांस्टेंट 6.625 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है 9.11 10⁻31 किलोग्राम इसकी वैल्यू होती है। कितनी होती है? 9.11 10⁻31 किलोग्राम हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। एच हमारे पास यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.625 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड जनाब वाली इसकी वैल्यू होती है।
और मेरे बेटा m हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है कितनी मेरे बेटा 9.1, बाद जगह 11 लिखा होता है, खाली 1 पीछे चलेगा, 10⁻31 किलोग्राम है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 10⁻19 कूलम हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। सबके सब वैल्यू याद होनी चाहिए, सबके सब वैल्यू हमारे पास याद होती है। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसका नाम, जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, 8.85 10⁻12 कूलम का स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, देखो बेटा ख्याल रखना, ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 12 के अंदर, 13 के अंदर, 14 के अंदर, कभी भी कहीं भी कूद पड़ेगा, ख्याल रखना। और जब तक हम 17 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे, 19 पढ़ेंगे तो एच प्लांक कांस्टेंट है, ये भी हर जगह कूद पड़ेगा, इनकी वैल्यू आपको लाजमी याद होनी चाहिए। लैम्डा को वेवलेंथ कहा जाता है, ठीक है जनाब। एच कट हमारे पास रेड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 1.05 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। एच होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, बेसिकली इसी को डिवाइड कर देंगे 2 पाई से तो ये आंसर आ जाएगा। एन हमारे पास क्वांटम नंबर होता है जिसको नंबर ऑफ ऑर्बिट बोलेंगे आसान जुबान में। आर एन हमारे पास रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट होता है, कोई भी ऑर्बिट होगा, आर प्लस रेडियस है। ई एन हमारे पास ऑर्बिट है, ई एन एनर्जी ऑफ द एनथ ऑर्बिट है। ई1 कहलाती है एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, ई1 कहलाती है एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। और मेरे बेटा एक और बात का ख्याल रखिएगा कि जो एन आई होता है, कौन मेरे बेटा, जो एन आई हमारे पास होता है, जो एन आई हमारे पास होता है इसको कहते हैं एनर्जी क्वांटम नंबर ऑफ जो हाई एनर्जी स्टेट है। जो हाई एनर्जी स्टेट होती है जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है, इसका नाम होता है एन आई। क्या नाम होता है, ये वाला जो ऑर्बिट ना बेटा, इसको बोलते हैं एन आई। और जहां पर आएगा उसको बोलेंगे ई एफ, उसको बोलेंगे एन एफ। जिस ऑर्बिट से आता है उस ऑर्बिट के नंबर को कहते हैं, क्या बोलते हैं उसके नंबर को, उसके नंबर को कहा जाता है एन आई। और जहां पर वो पहुंच जाएगा उसके नंबर का नाम होता है एन एफ। जो एन आई होता है वो हाई ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा वाले एनर्जी लेवल से कम वाले एनर्जी लेवल के ऊपर जनाब जो जंप करता है, ज्यादा वाले से कम वाले पर आता है। एन आई की वैल्यू एन से ज़्यादा होगी। एक और बात जो छोटी सी आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से जंप करके लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, वो एनर्जी फोटोन की सूरत में होगी। फोटोन होगी तो उसकी वेवलेंथ होगी। अगर मैं मैक्सिमम वेवलेंथ बोलूँ सवाल के अंदर, अगर न्यूमेरिकल के दौरान हमारे पास आ जाए कि मैक्सिमम वेवलेंथ मालूम करें, तो ख्याल रखिएगा कि जो एन आई होता है वो एन एफ से जस्ट 1 ज़्यादा होता है। जो एन आई होता है वो एन एफ से 1 ज्यादा होता है, जस्ट 1 ज्यादा होगा। अगर मैं कहता हूँ बार्मर सीरीज है, बार्मर सीरीज के लिए एन आई की वैल्यू 1 होती है, अगर मैक्सिमम वेवलेंथ बोलूंगा तो 2 + 1 3 हो जाएगी। पास्चन सीरीज की बात करूंगा तो पास्चन सीरीज में एन एफ की वैल्यू थर्ड में आता है ना पास्चन में, तो एन एफ की वैल्यू हमारे पास जनाब क्या होती है, एन एफ की वैल्यू हमारे पास 3 होगी पास्चन के लिए। तो ऐसी सूरत में जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो क्या होगी मेरे बेटा, 3 में 1 ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगी। ख्याल रखना कि जब भी मैक्सिमम वेवलेंथ बोलोगे तो एन एफ से हमेशा ज़्यादा होगी बात। और एक और बात ख्याल रखना, यहाँ पर एक और बात आपको पता होनी चाहिए, बाद दफा ऑर्बिट का नंबर देने के आपको सीरीज का नाम दे देते हैं। लायमन सीरीज एन एफ की वैल्यू 1 होगी, बाल्मर सीरीज एन एफ की वैल्यू 2 होगी, पास्टन सीरीज एन एफ की वैल्यू 3 होगी। उसके बाद कौन सी ब्रैकेट सीरीज है, एन एफ की वैल्यू 4 होगी। एंड लास्टली एंड फाइनली द फंड सीरीज विच हैज द वैल्यू ऑफ एन एफ इज इक्वल टू 4, जो हमने पीछे स्पेक्ट्रम जब पढ़ा रहे थे उस स्पेक्ट्रम के पढ़ाने के दौरान हमने ये बातें आपसे डिस्कस की थी। और अगर मिनिमम वेवलेंथ बोले बेटा, क्या बोले, क्या बोले, अगर आपको मिनिमम वेवलेंथ मेरे बच्चा कहा जाए तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए हमेशा एन आई इन्फिनिटी होगा। मिनिमम वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन किसी इनफाइनाइट ऑर्बिट से आ रहा है, मिनिमम वेवलेंथ कही जाएगी तो एन आई की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। या अगर आयोनाइजेशन की बात करें, आयोनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर चला जाए। छोड़ के जाने की मतलब है कि किस ऑर्बिट में चला गया, इनफाइनाइट ऑर्बिट पे चला गया। कहाँ चला गया मेरे बेटा, इनफाइनाइट ऑर्बिट पे चला गया है। अगर मिनिमम वेवलेंथ की बात करते हैं, ख्याल रखना, तो इसका मतलब होता है कि एन आई की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। एन आई की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, ऑर्बिट का नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑर्बिट का नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, छोड़कर चला जाएगा। या एक और बात जो आपके जहन में होनी चाहिए कि जो 1/∞ होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथड कैलकुलेटर में कैसे लिखोगे इन्फिनिटी,
कैलकुलेटर में तो इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते। ये आपको याद होना चाहिए कि जो 1/infinity होता है, 1/infinity की वैल्यू 0 होती है। 1/infinity की वैल्यू जो हमारे पास होती है, 1/infinity की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, ये बात ख्याल रखिएगा। नाउ वी आर इन पोजिशन, इस जो स्क्रीन सामने है ना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लाजमी लेके अपने कहीं पे सेव कर दीजिएगा, ताकि जब भी कभी न्यूमेरिकल वगैरह आपको सॉल्व करने की नौबत आए, जब भी कहीं आपको न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम परेशानी हो बोहर के हवाले से, तो स्क्रीन पर आप इस फार्मूले को देख सकते हैं, जितनी कांस्टेंट वैल्यू जो सारी आपको मेंशन है, तो फिर आपकी सारी वैल्यूज यहाँ से मिल सकती है। ओके देन, नाउ वी विल स्विच टू द न्यूमेरिकल। अब हम बाकायदा न्यूमेरिकल का आगाज़ करते हैं, और जनाब पहले न्यूमेरिकल का हम आगाज़ जनाब करते हैं, तवज्जो देके देखिएगा। न्यूमेरिकल हमारे पास ही एग्जाम के लिए ज़रा सा, तो आपको फार्मूलों का आइडिया हो जाए कि फार्मूले कैसे इस्तेमाल करने हैं। कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ बोहर एटम। बोहर एटम के 5वें ऑर्बिट की एनर्जी और 5वें ऑर्बिट का रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। रेडियस मालूम करना है, एनर्जी मालूम करनी है। बेसिकली इस तरह के सवाल एमसीक्यूज में आते हैं। बेसिकली इस तरह के सवाल, छोटे छोटे सवाल एमसीक्यूज के अंदर आते हैं, एमकेट वीकेट पे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। डेटा देख लेते हैं, गिवन की बात करते हैं मेरे बेटा। क्वांटम नंबर गिवन है, जिसको ऑर्बिट का नंबर भी कहते हैं, वो गिवन है 5। क्वांटम नंबर जिसे ऑर्बिट का नंबर कहा जाता है, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है मेरे बेटा? 5, उसकी वैल्यू आपको गिवन है। और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? एक हमारे पास इस ऑर्बिट का कौन सा ऑर्बिट है? एनएस मतलब 5वां है। कौन सा ऑर्बिट है मेरे बेटा? जो और रेडियस ऑफ, या एनएस लिखा हुआ, फिफ्थ कर लेना। रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट, 5वें ऑर्बिट का हमने रेडियस फाइंड आउट करना है कि 5वें ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। लिखा हुआ R5, हमने गलती से टाइपिंग आगे पीछे हो गया। यहाँ पे आप चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं। कौन सा ऑर्बिट है मेरे बेटा? फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। फिफ्थ ऑर्बिट के रेडियस को हमने मालूम करना है। यहाँ पे आप चाहें तो फिफ्थ भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं मेरे बेटे। यहाँ पे आप फिफ्थ लिख दीजिए, और अच्छा लगेगा देखने में। तो 5वें ऑर्बिट का रेडियस हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। देख लेते हैं, फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस हमने मालूम करना है। उसके साथ साथ हमको एनर्जी भी मालूम करनी है, एनएथ की नहीं, फिफ्थ की। इसकी मेरे बेटा क्योंकि ऊपर मेंशन है ना, क्योंकि हमें मेंशन है कि 5वें ऑर्बिट का रेडियस है, लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50 लिख देंगे, ताकि जरा आपको आसानी भी रहे, समझ में भी बात आ जाए। बात आपको समझने भी जनाब आसानी से आ जाएगी। तो यहाँ हमने करना क्या है मेरे बेटा? फिफ्थ ऑर्बिट के रेडियस को हमने फाइंड आउट करना है। फिफ्थ ऑर्बिट के रेडियस को हमने मालूम करना है। नाउ देन, सोल्यूशन बड़ा आसान सा, सादा सहल सा न्यूमेरिकल है मेरे बेटा। वर्किंग फार्मूला देख लेते हैं। रेडियस मालूम करना है, तो फार्मूला हमारे पास होता है क्या? आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर का एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। और मेरे बेटा ई एन का फार्मूला होता है माइनस का 13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। नाउ देन, कैलकुलेशन की बात करते हैं। आर एन निकालना होगा, फार्मूला एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम है, एन यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है। यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में डायरेक्टली 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 लिख लेंगे। इतने सारे स्टेप शो करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ तो आपको अलग से एक सवाल नजर आ रहा है, मगर बहुत सारी जगहों पर हो सकता है कि इस सवाल का एक छोटा सा पार्ट हो, जो टाइम कंज्यूमिंग नहीं करेंगे। जहाँ हो सकता है वहाँ टाइम बचाने की कोशिश जनाब की जाएगी। एमसीक्यूज के अंदर भी आता है, ख्याल रखिएगा। तो वहाँ स्टेप शो करने नहीं होंगे। और मेरे बेटा एनर्जी अगर निकालनी है, तो माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर है। एन की वैल्यू माइनस का 13.6 है, एन कितना है? 5 है। ये भी डायरेक्ट कर लेना कैलकुलेटर से, कोई इशू नहीं है। 13.6 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट। की 5वीं ऑर्बिट की एनर्जी हमारे पास निकल आई है। थोड़ा फॉर्मूले का आपको आइडिया हो गया है। The next question we have is the calculate the radius of Bohr atom having energy minus 0.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ जरा तवज्जो से गौर से देखिएगा सवाल को। हमें एनर्जी गिवन है बोहर एटम की माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसका रेडियस मालूम करना है। थोड़े ट्रिकी सवाल आते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं, एमसीक्यूज के हवाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट ख्याल रखिएगा। रेडियस मालूम करना है बोहर एटम का, जिसकी एनर्जी कितनी है? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेटा बनाते हैं, गिवन की मेरे बेटा बात करते हैं। एनर्जी ऑफ एर्थ ऑर्बिट ई एन हमारे पास गिवन है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी गिवन है। रिक्वायर्ड की मेरे बेटे अगर हम बात करते हैं, तो रेडियस हमको मालूम करना है किसका? एनथ ऑर्बिट का।
या गलती से टाइपिंग आगे पीछे हो जाती है तो आपको पता ही है। तो हमारे पास आर एन हमने मालूम करना है कि किस ऑर्बिट का रेडियस है। अभी हमें ऑर्बिट का नंबर नहीं पता। यहाँ पर भी हमें क्या कहा जा रहा है, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी 0.85 है। कौन सा ऑर्बिट है, ऑर्बिट का नंबर हमें मालूम नहीं है। क्या नहीं मालूम मेरे बेटा, हमें ऑर्बिट का जो नंबर है वो ऑर्बिट का नंबर हमें मालूम नहीं है। ख्याल रखिएगा, जो ऑर्बिट है मेरे बेटा उसका जो नंबर है वो नंबर हमें नोन नहीं है, वो नंबर हमें मालूम नहीं है। अब नंबर तो नहीं मालूम तो क्या करें भाई, उसका हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है। देखिए ऐसे ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, अभी हमें उसका नंबर नहीं पता। नंबर जब तक नंबर नहीं पता होगा तो रेडियस कैसे निकालेंगे? जब तक नंबर नहीं पता होगा उस वक्त तक रेडियस निकालना मुमकिन नहीं है, रेडियस नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट। पहले हमें मालूम करना पड़ेगा क्या, पहले हमें मालूम करना पड़ेगा कि इसका रेडियस है कितना, इसका रेडियस, इसका ऑर्बिट का नंबर क्या है। इसके लिए यानी कि क्वांटम नंबर चाहिए होगा जिसको नंबर ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, एन हमको मालूम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे टाइपिंग में आगे पीछे हमारे पास हो गया है, एन हमको मालूम करना है। इस एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, इस एन की वैल्यू को हमने मालूम करना है। जब तक हमें एन नहीं मालूम होगा उस वक्त तक हम अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। पहले हमें एन निकालना पड़ेगा। तवज्जो से गौर से ध्यान से देखिएगा। नाउ देन, क्योंकि एनर्जी पता है, सिंस वी नो द एनर्जी, तो मेरे बेटा एनर्जी के फार्मूले से पहले हम एन निकाल सकते हैं, ऑर्बिट का नंबर निकाल सकते हैं। जिस तरीके से ऑर्बिट के नंबर से एनर्जी निकल सकती है वैसे ही एनर्जी से ऑर्बिट का नंबर भी निकाला जा सकता है। वर्किंग फार्मूले दो है, रेडियस एक है हमारे पास जो आर एन मालूम करेंगे, और उसके बाद जो एनर्जी है उसका फार्मूला माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर होता है एज यूजुअल। कैलकुलेशन की बात करते हैं, पहले बेटा एनर्जी वाले फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। ई एन बराबर होता है माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ से एन स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों की जगह को तब्दील कर लेते हैं, इन दोनों की जगह को चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा शाबाश, एन ई एन नीचे आ जाएगा, एन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे बेटा अगर हम वैल्यू पुट करें तो माइनस का 0.85, माइनस ऊपर है माइनस नीचे है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस ऊपर है माइनस नीचे है, माइनस से माइनस क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेना, कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेना, आंसर हमारे पास आ जाएगा 16। अगर कभी खुदा ना खास्ता आपकी टाइपिंग में आगे पीछे ज़रा सा 16 15.99 आ रहा हो या कुछ और आ रहा हो तो आप होल नंबर दीजिएगा। 16 हमारे पास आ जाएगा, इसका रूट ले लेंगे। एन तो एन स्क्वायर है ना मेरे बेटा, तो एन स्क्वायर है, इसका रूट लिया जाएगा। रूट लेंगे मेरे बेटा तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कितना आंसर होगा मेरे बेटा, 4 चंदा इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा। और आर एन हमारे पास हो जाएगा एन स्क्वायर। एन आ गया, जब एन आ गया तो ऑर्बिट का रेडियस निकालना कोई इशू नहीं है। सिंस वी नो द एन वी कैन इजीली कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। इनफैक्ट ये फोर्थ ऑर्बिट का होगा रेडियस, ये R5 नहीं होगा। तो हमारी टाइपिंग का इतना सारे काम होते हैं ना, बाद दफ़ा आगे पीछे हो जाता है। ये हमारे पास क्योंकि चौथा ऑर्बिट है तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस निकालेंगे किसका मेरे बेटा, जो चौथा ऑर्बिट है उस चौथे ऑर्बिट का रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे। और जो चौथा ऑर्बिट हमारे पास है इसका जो रेडियस हमारे पास आ रहा है R4 है। ये कौन सा ऑर्बिट है मेरे बेटा, ये चौथा हमारे पास ये ऑर्बिट है, इसका रेडियस हमने फाइंड किया है। और जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर 5 चल रहा है, आंसर जो हमारे पास आ जाएगा, द आंसर विल बी, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, टेंशन लेने की नहीं है। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, टेंशन लेने की नहीं है। 08.464 एंगस्ट्रॉम हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आपको अंदाजा हो गया कि रेडियस से एनर्जी, एनर्जी से रेडियस, एनर्जी पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्बिट का क्वांटम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे बेटा अगर हमें क्या पता हो, उसके बाद अगर हमें एनर्जी पता हो तो क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, क्वांटम नंबर पता हो तो रेडियस निकाल सकते हैं। ये हमारा एक सवाल हो गया, जरा इंपॉर्टेंट सवाल देख लीजिएगा। ये बेसिकली सवाल के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। अभी तो मैंने अलग अलग इसलिए करवा दिया है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अभी तो करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि फ्लाइश फिर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कैलकुलेट द क्वांटम नंबर ऑफ बोहर एटम हैविंग एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उधर तवज्जो से कॉस्ट देखना।
एक बोहर एटम का क्वांटम नंबर निकालना है। क्वांटम नंबर कहते हैं ऑर्बिट के नंबर को, एन को कहते हैं। क्वांटम नंबर किसे कहते हैं? एन को कहते हैं। ऑर्बिट के नंबर को कहते हैं। क्वांटम नंबर हमने मालूम करना है जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी हमें गिवन है। क्या गिवन है मेरे बच्चा? एक्साइटेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी है बताया पीछे मैंने भी आपको? एक्साइटेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, ऑर्बिट की एनर्जी नहीं है। एक्साइटेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एटम ग्राउंड स्टेट में रहते हुए एब्जॉर्ब करता है। ईएक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको ईएक्स कहते हैं। पीछे देखना भी, जब फार्मूला समझाए हैं तो बहुत डिटेल से तफसील से इस बात को मैंने समझाया है कि एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। डेटा देख लेते हैं, गिवन की बात करते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी गिवन है हमारे पास ई एक्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक्साइटेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में होती है। एक्साइटेशन एनर्जी पॉजिटिव में होती है और जो इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होती है, जो ऑर्बिट की एनर्जी होती है, वो हमेशा नेगेटिव में होती है। वो हमेशा नेगेटिव में होती है, ख्याल रखिएगा। एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इवन फिक्स है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को इवन कहते हैं। बोहर एटम के लिए जो ग्राउंड स्टेट होता है वो स्टेट 1 हमारे पास होता है, जिसकी एनर्जी माइनस का 13.6 ईवी हमारे पास होती है। रिक्वायर्ड क्या है मेरे बेटा? क्वांटम नंबर निकालना है। क्या निकालना है? क्वांटम नंबर एन निकालना है। और इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जिस ऑर्बिट का हमने क्वांटम नंबर निकालना है उसकी एनर्जी कितनी है। इस ऑर्बिट का हमने क्वांटम नंबर निकालना है। उस ऑर्बिट का नंबर तो नहीं पता ना कौन सा ऑर्बिट है, तो पहले हमें उस ऑर्बिट की एनर्जी पता होनी चाहिए। जो एनर्जी गिवन है एक्साइटेशन एनर्जी, ऑर्बिट की एनर्जी नहीं है। ऑर्बिट की एनर्जी कैसे निकालते हैं मेरे बेटा? गौर से देखिएगा, ऑर्बिट की एनर्जी कैसे निकालते हैं। ऑर्बिट की एनर्जी निकालने के लिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी में एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी को ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी में एक्साइटेशन एनर्जी को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद ई एन अगर हमको मार्क पता हो तो ई एन का फार्मूला माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर का माइनस होता है, ख्याल रखना। पहले ई एन निकाल लेते हैं, ई वन प्लस ई एक्स के फार्मूले से ई एन निकाल लेते हैं। माइनस का 13.6 ई वन है, ई एक्स हमारे पास 10.2 था, दोनों को ऐड करेंगे, ई एन आ गया माइनस का 3.4। द वैल्यू ऑफ ई वन ई एन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ई एन इज माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है। अब चूंकि हमें ई एन पता है तो हम ऑर्बिट का नंबर मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं देखना बेटा गौर से। फार्मूला क्या होता है? ई एन इज इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर है। पीछे हमने सवाल किया भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं मेरे बेटा? इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये ई एन और एन स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या हो गई है? रिप्लेस हो गई है। वैल्यू पुट कर देते हैं। एन की माइनस 3.4, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना, टेंशन लेने की नहीं है। एन स्क्वायर 4 आएगा, एन की वैल्यू 2 आ गई। एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। यानी सेकेंड और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो वो कौन से ऑर्बिट के अंदर पहुंचेगा? वो दूसरे ऑर्बिट के अंदर पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा मेरे बेटा? वो दूसरे ऑर्बिट के अंदर जनाब पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? दूसरे ऑर्बिट के अंदर जनाब पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ख्याल रखिएगा। और ये खुद भी इंडिपेंडेंट सवाल भी है और इसके साथ ही किसी सवाल का पार्ट भी हो सकता है। बिल्कुल सेम डीटो हमारे पास सवाल आया था 2013 में। 2013 का हमारा सवाल है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पास पेपर के साथ भी हाथ कर करवा दूँ, ताकि आपको जो बेसिकली होता क्या है इसमें से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार एग्जाम वाले सवाल एक आप अक्सर पूछते हैं एग्जाम में क्या आएगा, तो कोशिश ये करते हैं कि वो सवाल करवा दें ताकि आपको एग्जाम के हवाले से भी आसानी रहे, पता रहे कौन कौन सा आता है। वही सवाल है, a hydrogen atom in the ground state get excited by absorbing a photon, फोटो नहीं है फोटोन है, of 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट। स्टेट का हमने क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? 12.15। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। बिल्कुल सेम देखिए बेटा, सेम हमारा सवाल है। एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी E1 है और ऑर्बिट का नंबर मालूम करना है, एनर्जी मालूम करनी। सेम बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दैट वी हैव डन बिफोर। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि वहाँ पे 10.2 था, यहाँ पे 12.15 था। क्लास में पढ़ा रहे होते फिजिकल तो कहते घर पे कर लेना बेटा होमवर्क। यहाँ चूंकि ऑप्शन मेरे पास होता है, हमारी डबल हो गई, आप लोगों को तो मजे लग गए भाई। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 0.85 आ जाएगा, ई एन आ गया, ऑर्बिट की एनर्जी आ गई है। और यहाँ से मेरे बेटा हम क्या कर सकते हैं? ऑर्बिट का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ई एन बराबर है माइनस का 13.6 एन स्क्वायर के। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन को अलग किया है, डिवाइड करेंगे मेरे बेटा 16 आएगा, रूट निकालेंगे तो यू विल गेट द आंसर एन इज इक्वल टू 4। यानी जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कितनी? 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो इट विल मूव टू द फोर्थ एनर्जी लेवल। ये चौथे एनर्जी लेवल में चला जाएगा। 2013 का हमारा सवाल है, ख्याल रखिएगा। क्लियर है?
नाउ नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सवाल है 2000 का सवाल है। सवाल मैंने आगे पीछे कर इसलिए किए वो तो तरतीब में करवाया था कि एक जैसे जो आसान सवाल आते हैं वो पहले कर लेते हैं और उसके बाद जनाब जरा देखते हैं क्या सूरत हाल है। What is the wavelength of the radiation that is emitted when electron undergo the transition from energy state n2 is equal to 3 to n3 to n1 is equal to 2? अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है, when electron makes migration, जंप करता है कहाँ से मेरे बेटा, तीसरे ऑर्बिट से जंप करके अगर दूसरे ऑर्बिट में आता है तो वो कितनी एनर्जी, जो एनर्जी इमिट करेगा, क्या करेगा मेरे बेटा, जो एनर्जी इमिट करेगा उसकी अपने वेवलेंथ को मालूम करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आगे सारे न्यूमेरिकल इसी तरीके से सॉल्व होंगे और इसकी कैलकुलेशन स्पेशली प्री मेडिकल वाले कैलकुलेटर तो इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं कि उसके अंदर अपॉन के बटन होते हैं, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन के अंदर अपॉन की वैल्यू है। लोगों को पहले बड़ा प्रॉब्लम था, अब तो नए वाले कैलकुलेटर है जिनके अंदर अपॉन के बटन होते हैं, वैल्यू पुट कर ठक से आंसर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। गिवन की बात करते हैं। इनिशियल एनर्जी स्टेट हमारे पास गिवन है जिसको क्वांटम नंबर भी कहते हैं एन आई। जहां से आता है ना ज्यादा वाला होता है, ज्यादा वाली वैल्यू एन आई होती है, जो ज्यादा वाली वैल्यू होती है वो एन आई होती है, कम वाली वैल्यू क्या होती है, एन एफ होती है। जो फाइनल एनर्जी स्टेट है जहां पर वो जंप करके आया है, जहां पर वो जंप करके आया है एनर्जी स्टेट एन एफ, वो 2 के बराबर है, छोटा वाला होता है। जहां जंप करके आता है छोटी वाली वैल्यू एन एफ होती है। उसके अलावा जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपके सवाल में गिवन है, इत्तेफाक से यहाँ पे गिवन है। वैसे मैंने देखा है कि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन के अंदर ही वैल्यू आर एच की गिवन है, याद कर लेना, अगर याद कर लोगे तो कौन सी मुश्किल वाला मामला है। 1.097 10 की पावर +7 है, ख्याल रखना, अक्सर लोग उसको मिस्टेक में -7 लिख देते हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू +7 होती है, 10 की पावर +7। प्लांक कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, मैंने लिख दिया है। ऑल्दो इनकी जरूरत इस सवाल के अंदर है नहीं, आगे चल के हमें एनर्जी भी मालूम करनी पड़ेगी, तो जब एनर्जी निकालनी होती है तो उसके लिए एच और सी जरूरत होती है। यहाँ मैंने लिख दिया है, अगर आप ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। रिक्वायर्ड हमारे पास है, क्योंकि मैंने ऐसा डेटा बना दिया था कि जो हर सवाल के अंदर चल जाएगा हमारे पास। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन लैम्डा हमें गिवन है, लैम्डा हमने मालूम करना है, और उसके अलावा एनर्जी ऑफ रेडिएशन भी मालूम करनी है। यहाँ हमें वेवलेंथ पूछा है, हो सकता है आपसे एनर्जी भी पूछ ले, हो सकता है क्या पूछ के बेटा आपसे एनर्जी भी पूछती है, मैंने इसीलिए ऐड कर दिया है। चंद सवाल के अंदर आगे चल के एनर्जी भी पूछी गई है, तो मैं देख लेता हूँ, अगर होगा तो मैं दोनों काम करवा देंगे आपको। वेवलेंथ पूछी है और साथ में चलो मैं ऐड कर देता हूँ वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन। जब वेवलेंथ निकल आएगी तो वेवलेंथ के जरिए हम एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यू कैन सी इट लेटर। अब आगे इसको देखते हैं। फार्मूला क्या होता है न्यू बार का, न्यू बार इक्वल टू 1/λ आर एच 1/nf का स्क्वायर एन आई का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेते हैं मेरे बेटा, 1/RH और 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर। एक बात समझ ले गौर से, पहले बड़ी प्रॉब्लम थी, पहले 2 का स्क्वायर करो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करो 9 होगा, उसका एलसीएम निकालो, वहां गया वहां गया, बड़ी दर्द सरी थी। अब जो जदीद हमारे कैलकुलेटर है, नए हमारे कैलकुलेटर है, ब्रैकेट बनाओ, वन उसका अपॉन का बटन होता है, 1/2 का स्क्वायर लिखो, 1/3 का स्क्वायर लिखो, इजिकल टू का बटन दबाओ, यू विल गेट द आंसर। नो हेडेक, नो प्रॉब्लम, नो इशू, ना आपकी सब कहानी दिखाने की जरूरत है। व्हेन वी सॉल्व इट वी विल गेट द आंसर 5/36। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5/36 आएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स की क्लास तो है नहीं कि मैं आपको एल्सियम समझाऊँ और यू समझाऊँ और यू करूँ वो करूँ, तो ऐसी हमको जो परेशानी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये तो 1/λ हमें लैम्डा मालूम करना है, ये तो 1/λ है, हमें लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है। वी विल टेक द रेसिप्रोकल, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, लैम्डा ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, और यहाँ भी क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो आर एच और 5 थे वो नीचे आ जाएंगे और जो 36 होगा ऊपर आ जाएगा। रेसिप्रोकल के मतलब क्या होता है मेरे बेटा, रेसिप्रोकल के मतलब होता है कि चीज़ों को हम ऊपर नीचे बदल लेते हैं। क्या करते हैं, चीज़ों की पोजीशन को ऊपर नीचे रिवर्स कर लिया जाता है, नीचे वाली ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कर देते हैं, 36 है, 5 है, इंटू 1/1.097, 10 की पावर 7 है, 10 की पावर 7 नहीं है, 107 नहीं है। फिर देख लें बेटा गौर से, अक्सर टाइपिंग के अंदर मिस्टेक नहीं होती, ये पता नहीं क्या पावर पॉइंट का ऐसा कोई इशू है कि हम टाइप बिल्कुल सही करते हैं, ये पता नहीं। जब ये पावर पॉइंट जब मैं स्लाइड रन करता हूँ ना, तो स्लाइड रन करने में हमारे पास जनाब अली जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये 7 आगे पीछे कर देता है, चाहता है कि जो है वो हम इसको लाइव लिखें, तो लाइव लिख देते हैं 10 की पावर 7। ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करना, जहाँ पॉन का कैलकुलेटर के अंदर बटन होता है, ऊपर लिखना नीचे लिखना,
फिजिकल क्लास में आओगे मैं समझा दूंगा कि अपॉन का बटन कैसे इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी यूज़ किया हुआ होगा। तो इस पूरे को मेरे बच्चा हम सॉल्व करेंगे, मेरे बेटा हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.485 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। कितना आएगा? 10⁻⁻7 मीटर हमारे पास जनाब इसका आंसर आ जाएगा। तो हमको कहा हुआ है कि नहीं आप लाइव लिखें, आप हम इजाज़त नहीं देंगे तो हम लिख देते हैं लाइव भाई। 10⁻⁻7 मीटर हमारे पास जनाब इसका आंसर जो आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर, दिस आंसर नो इशू। एक और बात ख्याल रखना कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं ऑल द न्यूमेरिकल आर सॉल्व्ड इन एसआई यूनिट। इसका मतलब ये होता है कि जब फार्मूले के अंदर वैल्यू जाएगी तो एसआई यूनिट में जाएगी, जब फार्मूले के अंदर वैल्यू जाएगी तो दैट शुड बी इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है, 99.99% न्यूमेरिकल के अंदर। और जो फार्मूले से वैल्यू रिटर्न होती है वो भी एसआई होती है, एसआई यूनिट होती है। इनके मीटर लेंथ वेवलेंथ की बात करते हैं तो मीटर होती है। अमूमी तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगस्ट्रॉम में, बात अगर नैनोमीटर में भी करते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी करते हैं। कर दे तो अच्छी बात है भाई, कर दे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। कर दे तो मेरे बेटा अच्छी बात है, इसने हमको जो है ना वो बख्शा नहीं है कि कह रहा है नहीं भाई ये हम आपको लाइव ही लिखवाएंगे आपसे। पावर पॉइंट की स्लाइड में लिखा हुआ सही है, मैंने खुद चेक किया, मगर पता नहीं क्या इसको मसले मसाइल है, हम इसको लाइव लिख देते हैं। ये हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁻7 थी। और जो एंगस्ट्रॉम में जब मेरे बेटा कन्वर्ट करना होता है तो इसको डिवाइड कर देते हैं 10⁻⁻10 से। किससे करते डिवाइड मेरे बेटा? 10⁻⁻10 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो यू विल गेट द आंसर। जो आंसर हमें हासिल हो जाएगा वो होगा 5485 एंगस्ट्रॉम। 5485 एंगस्ट्रॉम हमारे पास जनाब आंसर जो है वो आ जाएगा। नाउ देन ऑल्दो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, मैं आपको सिखाने के लिए बता देते हैं कि अगर एनर्जी मालूम करनी हो तो जब वेवलेंथ पता हो तो एनर्जी निकाल सकते हैं। E=hc/λ होता है। यहाँ जो लैम्डा पुट होगा, ये लैम्डा पुट होगा एसआई यूनिट का। जो लैम्डा पुट होगा ख्याल रखना, जो लैम्डा इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो लैम्डा इसके अंदर पुट करेंगे वो एसआई यूनिट का यानी 10⁻⁻7 वाला पुट करेंगे, एंगस्ट्रॉम वाला पुट मत कर देना। ये सिर्फ दिखाने के लिए, खूबसूरती के लिए, बिरयानी पकाते हैं ना ऊपर तड़का लगा देते हैं, प्याज डाल देते हैं ऊपर, इसी तरीके से सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए लैम्डा होता है। मगर जब फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो दैट मस्ट बी, दैट शुड बी इन, दैट शुड बी इन, इसको नहीं चाहिए मेरे बेटा वो 10 की, वो आपके पास एंगस्ट्रॉम के अंदर वैल्यू, वो मीटर के अंदर वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। पहला पहला चलो सवाल है मैं लिख देता हूँ, पता नहीं क्या हुआ है, ये 10 की पावर, ये जो है ना ये सब 10 की पावर है, ये सब 10 की पावर है। ये कह रहा है कि आप लिखे तो हम लिख देते हैं भाई, क्या करेंगे। ये ऊपर जो पावर है वो 10⁻⁻34 है, नीचे हमारे पास यहाँ पर 10⁻⁻7 थी, और जब इस वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करते हैं तो इसकी पावर 3 इंटू 10⁸ होती है। चलो पावर की फॉर्मूला लिख दिया। कैलकुलेटर के अंदर अगेन यू हैव टू पुट दी सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यूज, तमाम वैल्यूज आपने कैलकुलेटर के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, कुछ भी नहीं करना मेरे बेटा, तमाम वैल्यूज आपने कैलकुलेटर के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, पुट कर देनी है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है मेरे बेटा। ये उठाती है 10⁸ सॉल्व कर लेंगे मेरे बेटा। तो जो एनर्जी हमने न्यूमेरिकल आपको याद होगा पहले भी कराया था, जब हम आपको समझा रहे थे, सिखा रहे थे कि एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो ये आंसर मेरे पास आ जाएगा जूल में। फिर अगेन समझ लो कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व होता है तो उसका आंसर जूल में आता है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व होता है तो उसका आंसर जूल में आता है। और पहले भी आपको समझाया था, बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को जनाब हम आमतौर पे, अमूमी तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा लगता है ना भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे, किससे मेरे बेटा? इसको डिवाइड कर देते हैं। सिखाया भी था, समझाया भी था, बताया भी था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर होता है। यानी जब भी आपको कन्वर्ट करना हो, किसको मेरे बेटा? जब भी आपको कन्वर्ट करना हो किसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी जूल को आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो उसको डिवाइड कर देंगे, किससे? को डिवाइड कर देंगे किससे मेरे बच्चा? उसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ये सीख लो, आगे हर सवाल में काम करना है, ये ख्याल रखना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.857
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी यूनिट क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है। जो आंसर ऊपर आया था, सुन लो मेरे बच्चा गौर से, जो आंसर ऊपर हमारे पास आया था, ये आंसर हमारे पास ये जूल में था। ऑल्दो दिस आंसर इज करेक्ट, नो हार्म इन दैट, इसमें कोई इशू की प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से यहाँ हमारे पास जो आंसर आया था वो मीटर के अंदर आंसर आया था, उसमें कोई इशू नहीं था। मगर बेहतर ये होता है, जनरली कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि हम जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को 10⁻⁻⁹ बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसको लिखना मुनासिब नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये एक न्यूमेरिकल है। आगे जितने भी न्यूमेरिकल सारे इसी के ऊपर बेस करेंगे। आगे जितने भी न्यूमेरिकल हमारे पास आने वाले हैं, कमिंग न्यूमेरिकल जितने भी होंगे, उन सब में काम यही होना है। उन सब में काम यही काम होना है जो सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस वाले न्यूमेरिकल को आप सही से समझ लेते हैं तो आगे के न्यूमेरिकल देयर विल बिकम जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू। कुछ भी उसके अंदर नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर। नाउ देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। दिस इज 2019 का सवाल है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पास्टन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। सवाल ये आसान है मगर इसमें थोड़ी सी 420 है। थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, अब जरा गौर से देखना, अब जरा गौर से देखना, एक छोटी सी डायग्राम आपके लिए बना देते हैं। अगर आप समझ जाओगे तो मजा आपको आ जाएगा, आसानी भी आपको हो जाएगी। जब हम आपको स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे थे मेरे बेटा, अगर आपको याद हो तो कदर सही करो। जब स्पेक्ट्रम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि डिफरेंट हमारे पास एनर्जी लेवल होते हैं, जिसको एन कहते हैं। पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया था भाई? डिफरेंट हमारे पास एनर्जी लेवल होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करके हमारे पास किसमें आता है मेरे बेटा, तीसरे एनर्जी लेवल में आता है। सब एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5 6 ये हमारे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। क्या है मेरे बेटा, हमारे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। पहले वाले को 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3 कहते हैं। ये तीसरा वाला जो है ना मेरे बेटा, तो अच्छा देखिए गौर से देखना, यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ, जब n की वैल्यू हमारे पास 3 होती है तो इसको कहा जाता है पास्टन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको मेरे बेटा, जब n की वैल्यू हमारे पास 3 होती है तो इसको पास्टन सीरीज कहा जाता है। सुनना गौर से, सवाल को समझना। n की वैल्यू 3 होती है तो पास्टन सीरीज कहते हैं, और पास्टन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, तीसरे में अगर आ रहा है तो चौथे से, पांचवें से, छठे से। सुन लेना गौर से, ध्यान से, तवज्जो देके। अगर इलेक्ट्रॉन चौथे से जंप करके तीसरे में आया है तो पास्टन सीरीज, ये कहलाएगी पास्टन सीरीज का फर्स्ट स्पेक्ट्रम लाइन। अगर चौथे से जंप करके, कहां से मेरे बेटा, थर्ड तो इसका अपना नंबर है ना, थर्ड तो पास्टन सीरीज का अपना नंबर है। थर्ड तो लाइमन का लिए 1 होता है, बार्बर के लिए 2 होता है जहां इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है। पास्टन के लिए क्या होता है, 3 होता है जहां इलेक्ट्रॉन जंप करके आए, एनएफ। कहां से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा। जब 4 से आएगा तो इसको बोलेंगे फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज। जब 5 से आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, जब 5 से आएगा तो उसको बोलेंगे सेकंड स्पेक्ट्रल सीरीज। और जब 6 से आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। यानी जो आपको सीरीज का नंबर दिया जाएगा, सुन लेना गौर से, तवज्जो देके यहाँ ध्यान से मेरे बच्चा गौर से सवाल को समझिएगा। दो बातें इसके अंदर, एक तो पास्टन सीरीज है। पास्टन सीरीज का मतलब है कि एनएफ की वैल्यू 3 है। पास्टन सीरीज के मतलब है कि एनएफ की वैल्यू हमारे पास 3 है, और जो नंबर देंगे, थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज है तो 3 में 3 ऐड कर देंगे। बात समझ लो, जो डायग्राम बनाई है मैंने, थर्ड तो में तो आया है। थर्ड स्पेक्ट्रल मतलब है कि तीसरे दर्जे से आया है। यानी कि क्या मतलब हो गया, पहला ऑप्शन क्या था, चौथे से आता, दूसरा ऑप्शन क्या था, पांचवें से आता, और तीसरा ऑप्शन था छठे से आता। तो ये थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज बोलेंगे तो पास्टन का जो नंबर होगा, उस पास्टन के नंबर में 3 को ऐड कर लेंगे। डेटा जरा गौर से देखना, थोड़ी सी धोखेबाजी थी, थोड़ी सी झगड़ेबाजी है, देख लो गौर से। एक और बात समझ लो, अगर बाल्मर होता तो एनएफ की 2 होती, और कहते हैं बाल्मर का 5वां सीरीज, तो 2 + 5 कर देते। डेटा देख लेते हैं गौर से मेरे बेटा, हमें गिवन क्या है, पास्टन सीरीज है। पास्टन बोल रहे हैं तो एनएफ की वैल्यू 3 होगी। पास्टन बोल रहे हैं तो एनएफ की वैल्यू 3 होगी, और जो इनिशियल एनर्जी स्टेट है जहां से वो आया है वो होगा 3 + 3। गौर से तवज्जो देके मेरे बेटा समझ लो, इसमें ये तो 3 जो ये जो 3 है ना, ये 3 क्यों है, ये 3 मेरे बेटा इसलिए है कि ये आया है कहाँ से, ये 3 इसलिए है कि ये थर्ड से आया है। और जो दूसरा वाला 3 लिखा है बेटा मैंने,
कौन सा? पहला वाला थ्री मेरे बच्चा मैंने लिखा था, ये क्यों लिखा था थ्री? पहला वाला थ्री इसलिए लिखा था मेरे बेटा कि ये पार्सल सीरीज है। पहला वाला थ्री हमने मेंशन किया था, जो पहला वाला थ्री लिखा था इसका मतलब पार्सल सीरीज है, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन है, इसलिए हमने क्या किया, थ्री को ऐड कर लिया, और जब थ्री को ऐड कर लिया तो सिक्स हो गया। इसकी वेवलेंथ मालूम करनी, क्या मालूम करनी मेरे बच्चा? इसकी वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। मैं यहाँ आपको मेंशन भी कर देता हूँ, देख भी लो मेरे बेटा कि यहाँ पर जो एन की वैल्यू होगी, जहाँ से आ रहा है छठे से आएगा तो ये थर्ड बनेगी सीरीज, छठे से आएगा तो क्या बनेगी, ये थर्ड हमारी बनेगी सीरीज। दोबारा सवाल के ऊपर आ जाते हैं। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है, ये दो वैल्यू मैंने लिख दी है। ये बेसिकली जब एनर्जी निकालनी होती है तब काम आती है, क्योंकि एनर्जी पूछी नहीं है, भी ना भी लिखते तो गुजारा हो जाता। मैंने लिख भी दिया एनर्जी का, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ने एनर्जी निकाल भी दी है। वर्किंग फार्मूला हमारे पास ये है, 1/λ बराबर होता है 1/3 का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। बात समझ रहे हो? 3 का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर, 3 यहाँ से आया 6 यहाँ से आया। बाकी कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे, 1/3 माइनस 1/6 में खाते करेंगे तो 1/12 आएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, 1/3 माइनस 1/6 करेंगे तो मेरे ख्याल से शायद इसका आंसर 12 1/12 आ जाएगा। कैलकुलेटर में डायरेक्ट आ जाएगा, कोई परेशानी टेंशन लेने की है ही नहीं आपको। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, और लेमडा हमने निकाल लिया है। लेमडा अगेन हमारे पास जनाब क्या आया है, ये तो मेरे को मुसीबत ही बन गई है भाई। यार जो 10 की पावर हमारे पास है, समझ मेरे बच्चा गौर से, जो 10 की पावर है, जो 10 की पावर हमारे पास है, ये पता नहीं क्या कर रहा है, इसको पता नहीं शैतानी काम किया हुआ है इसने भाई। हम इसको लाइव लिख देते हैं, आप परेशान मत हो भाई। 10 की पावर -7 ऊपर है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 10 की पावर -7 आंसर आएगा, -6 आएगा। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, 10 की पावर -10 से इसको डिवाइड करेंगे। एक रह गया था, इसको भी देख लेते हैं भाई। ये 10 की पावर हमारे पास कितनी मेरे बेटा, जब सिंप्लीफाई कर ले कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा। कोई टेंशन परेशानी लेने की नहीं है बात, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेटर सॉल्व करना ना आए तो फिजिकल क्लास में होंगी तो आके पूछ लीजिएगा, सिखा देंगे आपको। कैलकुलेशन वही है, क्योंकि एनर्जी पूछी नहीं थी तो मैंने एनर्जी निकाली नहीं है, एनर्जी पूछी नहीं थी तो मैंने एनर्जी शायद निकाली नहीं है यहाँ पर। जब एनर्जी आप नहीं निकालेंगे, देखिए बेटा गौर से, तो फिर आपको डेटा के अंदर ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन आपको डेटा के अंदर मेंशन करने की जरूरत नहीं। अगर एनर्जी नहीं निकाल रहे तो डेटा में आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वेवलेंथ निकाल लेंगे तो ये काम आपको थोड़ा सा कट डाउन हो जाएगा। नाउ देन वी मूव टू द क्वेश्चन 2018 का हमारे पास सवाल है। अ प्रोटॉन ऑफ व्हाट मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी पूछी है, is required to excite an hydrogen atom from n is equal to 1 to n is equal to 3। ये वही सवाल होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्बिट के नंबर गिवन है, इस मतलब हमसे एनर्जी पूछ ली है। अगर 1 से 3 पर लेके, एक बात समझ लेना कि जितनी एनर्जी ये ऊपर से नीचे आने में इमिट करता है, नीचे से ऊपर जाने में इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि इमिट होती है एनर्जी, वो जो एनर्जी इमिट होती है, वो जो आप जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी प्लस में होगी। एक बात समझ आप गौर से कि जब भी आपने वेवलेंथ निकालनी होगी, चाहे वो एक्साइट करके ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो, दोनों सूत्रों में फार्मूला हमारे पास सेम ही रहेगा। एन जो स्मॉल वाला एन होगा वो एन एफ होगा, क्या बड़ा वाला वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एन आई होगी। बिल्कुल सेम सवाल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एनर्जी पूछी है, स्टेट 3 to 1 में आया है, बस आसान सा बात समझ लीजिए। 3 से 1 में लेके जाएंगे तो 3 से 1 में आएगा, और जो 1 से 3 में जाएगा, दोनों एनर्जी दोनों वेवलेंथ बराबर होती है, इक्वल होती है। रेडबर्ग कॉस्ट की एनर्जी मालूम करनी है तो ये फैक्टर हम लिखेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे, तवज्जो देखिए गौर से देख ले। लैम्डा पूछा है और एनर्जी भी आपसे मालूम करने को कही है। 1/λ आर 1/1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, कैलकुलेटर से सॉल्व करना। 1/1 का स्क्वायर, बिल्कुल सेम सवाल है। मैंने कहा ना, आप सवाल के अंदर जहाँ भी वेवलेंथ की बात होगी यही रहेगा फार्मूला। ये जो क्वेश्चन आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है, आप ये बात समझ लो तवज्जो से, ध्यान से। जो क्वेश्चन आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है, ये आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। इसका आंसर आपको कैलकुलेटर से ही मिलेगा। आप अपने नन्हे से दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की कोशिश ना करें, ठीक है जनाब। मैथमेटिक्स वाले शायद कर ले, वो स्टेप बढ़ जाएंगे, बस अब टाइम इतना होता नहीं है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर।
इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, और हमारे पास अगेन जब तक बताया आपको मैंने कि भाई ये तो हमारी जान अजाब में की हुई है इसने, ये हमें बख्शेगा नहीं, ये हमें 10 की पावर जो है ना, 10 की पावर हमारे लिए बन गई मुसीबत। ये मैंने खुद सही किया सारा, पावर पॉइंट की स्लाइड में सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास हमेशा ये इशू क्रिएट कर रहा है। जो लिख देते हैं क्या करेंगे, और ये भी हमारे पास 10 की पावर -7, ये भी हमारे पास 10 की, कहीं खुदा न खास्ता आगे पीछे रह जाए तो आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा, अगले पीछे सवाल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप देख लेना, जो 10 की पावर है वो 10 की पावर ही है, टाइपिंग की थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है तो बोर्ड पे लिखते भी हो जाती है। यहाँ पर लेमडा आ गया है, चाहे तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, एंगस्ट्रॉम के अंदर, कर ले तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई इशू वाली बात नहीं, वो फिर काम पड़ने वाली बात है। इसको आप देख लीजिएगा कि मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ कि ये जो है वो 10 की पावर्स है, ये जो मैं इसको राउंड ऑफ किए देता हूँ, आप समझ लो ये जो हिस्सा मैंने राउंड ऑफ किया है, राउंड किया है, ये 10 की पावर्स है, पता नहीं इसमें क्यों दुश्मनी बता रहा है, ये 10 की पावर्स है। एनर्जी निकाल लेंगे, पता है आपको एनर्जी कैसे निकाली जाती है, एनर्जी आपको पता है कि एनर्जी जनाब कैसे निकाली जाती है, इसने तो मेरे को जो है ना वो परेशानी करके रखा हुआ भाई। एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, ये 10 की पावर -34 होगी, 10 की पावर 8 ऊपर आएगी, ऊपर भी रिडक्शन की हुई मैंने, अगर आपको याद हो तो, और ये हमारे पास 10 की पावर -7 होगी। लिख देता हूँ आपको, अच्छा है, थोड़ा सा आपको टाइम भी मिल जाएगा कि आपको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो सवाल जहन में होगा, इतनी देर में स्क्रीन सामने रहेगी तो और भी आपको आसानी रहेगी। बाद दफ़ा कुछ चीज़ें जो है ना ब्लेसिंग ऑफ गॉड होती है, बाद दफ़ा लगता है ऐसे गलत हो रहा है काम, मगर वो एट द एंड अगर पता चलता है कि इसका कुछ फ़ायदा ही होंगे, नुकसान नहीं होगा। यहाँ चल मैं लिख देता हूँ, आपको भी आइडिया हो जाएगा, छोटी मोटी मिस्टेक होंगी तो वही आप देख लेंगे, इस दौरान स्क्रीन पे आप नज़र भी मार लेंगे, आप देख लेंगे कि कहाँ कहाँ आपको इशू प्रॉब्लम आपको लग रहा है। Again, this answer is in form of joule, ये आंसर जूल में आएगा, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब भी एनर्जी आएगी वो हमेशा जूल में आएगी, बट यू हैव टू रिप्रेजेंट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनाब वाली जो रिप्रेजेंट करेंगे। इसने काम तुम्हारा बढ़ा के रखा हुआ भाई, तो क्या क्या काम किया हुआ है। तो हम लिख देते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, ये हमको बख्श नहीं रहा भाई, कह रहा है पूरा लिखो, और ये हमारे पास कैलकुलेटर से इसको मेरे बच्चा सॉल्व कर लीजिएगा। 10 की पावर -19 ऊपर है, 10 की पावर -19 नीचे है, ये तो स्ट्रेट आउट कैंसिल आउट हो जाएगा, कैलकुलेटर में लिखने की जरूरत भी नहीं है। 19.45 को डिवाइड कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा 19.4, ये 10 की पावर -19 ऐसे काट देना, कैलकुलेटर में लिखने की जरूरत भी नहीं है। डिवाइड कर लोगे मेरे बेटा, तो जब डिवाइड कर लोगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना मेरे बेटा, 12.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12 यहाँ पे देख लो, 12.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2018 का सवाल है। हर साल ना सवाल में कोई छोटी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, आपको लॉजिक पता रहेगी अगर तो आपको एग्जाम आसान रहेगा, ठीक है जनाब। लॉजिक पता रहेगी तो थोड़ा बहुत और भी करेंगे तो आप वक्त के बात को समझ लीजिएगा, फार्मूला जो ऑलमोस्ट सेम ही, यही फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा। नाउ देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2017 का सवाल है, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम ओरिजिनल इन ग्राउंड स्टेट। अब क्या करना है, हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना है, क्या करना है, आयोनाइज करना है। केमिस्ट्री वाले खुश हो गए होंगे, केमिस्ट्री की शदाई है ना, सवाल पूछते रहते हैं केमिस्ट्री के। आयोनाइज के मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर चला जाता है। आयोनाइज के मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर चला जाता है। छोड़ के चले जाने का मतलब है कौन सा ऑर्बिट में जाएगा, छोड़ के जाने के मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इनफिनिटी ऑर्बिट में, इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला जाएगा। कहाँ चले जाएगा बेटा, हमारे पास इनफाइनाइट ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जनाब चला जाएगा। सिंपल सी बात ये है मेरे बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो एन एफ की वैल्यू 1 है, और एक्साइट आयोनाइज हो रहा है तो एन आई की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। बाकी सारा सवाल सेम है। गिवन हमारे पास क्या है, इनिशियल एनर्जी स्टेट एन आई, जहाँ से आया है, इन्फिनिटी से आए या इन्फिनिटी में जाए बात एक ही होती है, इन्फिनिटी से आए या इन्फिनिटी में जाए बात एक ही होती है। एन आई की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई है। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट पे एन एफ 1 होता है,
ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, जब ग्राउंड स्टेट कहते हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए, मैंने पहले भी मेंशन किया था आपको, हाइड्रोजन एटम के लिए जब ग्राउंड स्टेट बोलेंगे तो एन की वैल्यू 1 होगी। क्या होगी मेरे बच्चे एन की वैल्यू? तो ग्राउंड स्टेट बोलेंगे तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 1 होगी। उसके साथ रेडबर्ग कांस्टेंट तो फिक्स है, आपको याद है, सवाल में गिवन भी है, यहाँ पे भी गिवन है हमारे पास सब। प्लांक कांस्टेंट गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब हमारे पास जनाब वैल्यू जो है वो गिवन है। जब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, बिल्कुल सेम फार्मूला, बिल्कुल लास्ट जो हमने सवाल किया है डीटो सवाल है। द ओनली डिफरेंस दैट टेक्स प्लेस, जो डिफरेंस सवालात के अंदर आता है वो सवालात में डिफरेंस इसका घपला होता है, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। पिछले सवाल में 2019 में क्या बोला, पास्चन सीरीज का नाम दिया, बोला स्पेक्ट्रल लाइन 3 है, तो आपको पास्चन सीरीज का मतलब NF3 हो गया और हमने 3 ऐड कर लिए। यहाँ पे क्या बोल दिया आपको, यहाँ पे क्या बोल दिया आपको, आयोनाइज कर रहा है। आयोनाइज करने के मतलब होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बेटा? इन्फिनिटी हो जाएगा, ख्याल रखना। कैलकुलेशन करते हैं, 1/2 का स्क्वायर 1/50 का स्क्वायर 1/50 जीरो होता है, 1/इन्फिनिटी हमारे पास जीरो होता है, लिहाजा ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब जीरो होगी तो वैनिश हो जाएगी, सिंपली 1 बचेगा। क्या बचेगा? सिंपली 1 बचेगा। रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/RH होगा, RH की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करोगे मेरे बच्चा, जो RH है RH की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, ये हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा। इसमें तो हमारी मुसीबत की भी है, चलो क्या कर सकते हैं, लिखना लिख रहे हैं तो ये भी लिख देते हैं भाई। ये 10⁻7 हमारे पास थी, ये हमारे पास 10⁻7 थी, और ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आएगा मेरे बेटा वो 10⁻⁸ में आएगा। कितना आएगा? 10⁻⁸ में हमारे पास चंदा आंसर आ जाएगा। ये लेमडा है, ये मीटर में आया है। न्यूमेरिकल में जो फार्मूले से जो वैल्यू रिटर्न होती है, फार्मूले से जो वैल्यू रिटर्न होती है, याद रखना वो हमेशा मीटर में होती है। फार्मूले से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो हमेशा मीटर में हमारे पास रिटर्न होगी। और मेरे बच्चा, हमें तो पसंद नहीं है, हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं एंगस्ट्रॉम में आ जाए। हमने अपना काम बढ़ाया है, इसने हमारा काम बढ़ाया है, 10 की पावर को खा के नीचे ले आया है ये। हम इसको दोबारा मेरे बच्चा लिख देते हैं। ऊपर हमारे पास 10⁻⁸ थी, नीचे हमारे पास 10⁻⁻10 थी। दो भाई, 10 की पावर हमारे पास -10 थी। कैलकुलेटर से इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से डिवाइड कर। एक चीज आप और देख रहे होंगे कि तो जितने भी सवाल किए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वैल्यूज कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ऑर्बिट के नंबर बदल रहे हैं, सिर्फ ऑर्बिट के नंबर चेंज हो रहे हैं, बाकी सारी वैल्यू हमारी सेम है। ये हमारे पास लेमडा निकल आया है 911 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, 911 एंगस्ट्रॉम हो गया। हमें तो पूछा एनर्जी, हमें क्या पूछा है मेरे बच्चा, हमें पूछा है एनर्जी। और जब वेवलेंथ मिल जाए, लैम्डा मिल जाए, तो एनर्जी मालूम कर सकते हैं। जब वेवलेंथ मिल जाए, लैम्डा मिल जाए, तो हम एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फार्मूला होता है? Hc/λ। द फार्मूला इज Hc/λ। हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फार्मूले के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जूल में चलेगा नहीं, क्या करेंगे इसको मेरे बच्चा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। अब चूंकि इसने काम हमारा बढ़ाया हुआ है, हम बढ़ा देते हैं काम को। 10 की जो पावर्स है वो 10 की पावर में लिखना चाहिए, इसको हम 10 की पावर्स में ही मेंशन कर देते हैं। इसको चेकआउट करना पड़ेगा कि ऐसा करता क्यों है। यहाँ पर 10 की पावर -34 थी, यहाँ पर 10 की पावर 8 है, यहाँ मेरे बच्चा 10 की पावर -8 है। उसके बाद यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 10 की पावर -19 आएगा। यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर -19 आएगा। अब जरा देखना सही होगी ना, ऐसे होगा ये। वैल्यूज के हवाले से बात करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास मेरे बच्चा वैल्यूज में आ जाएगा। इसको डर लग रहा है तो करीब ले आते हैं उसको, भाई पावर तो इसी की है। 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 को कैंसिल आउट किए देते हैं, तो कैलकुलेटर में पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे मेरे बेटा तो एनर्जी, ये फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है, फोटोन की एनर्जी है। फोटोन कौन है? जो रेडिएशन निकली बाहर, ये जो फार्मूला निकलता है ना Hc/λ, जो फार्मूला हमारे पास है, जो फार्मूला हमारे पास है Hc/λ, ये रेडिएशन की एनर्जी का फार्मूला है।
क्या है बेटा, ये रेडिएशन की एनर्जी का फार्मूला है, ख्याल रखिएगा। क्लियर? यहाँ तक जनाब यारी, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सवाल को देखिए। कभी भी किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आपको लग रहा हो तो आप इसके वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लें, क्योंकि आपको दरमियान में जो मसला पैदा होता है ना, उसका कोई जवाब के पीछे होता है। आप पीछे की एक आध चीज़ मिस कर जाते हैं, रवानी में आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है जनाब, देखने में कहीं कंसंट्रेशन लूज हो जाती है, पीछे का एक आध जुमला रुक जाता है, तो आपको फिर वीडियो को प्रॉब्लम आ रही होती है कि ये कैसे हो गया। कोशिश करते हैं, कोशिश करता हूँ कि तमाम की तमाम बातों की डिस्क्रिप्शन तफसील के साथ बयान कर दें। कहीं किसी फार्मूले के अंदर इशू आ रहा है, आप वीडियो को रिवाइंड करें, जहाँ मैंने फार्मूला एक्सप्लेन किए हैं वहाँ जाकर उन फार्मूलों के एक्सप्लेनेशन को दोबारा देख लें, तो जो छोटे मोटे सवाल जहन में वो सब सवाल आपको दूर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैंने फार्मूले शुरू में डिस्क्राइब किए हैं वो फार्मूले आपको प्रॉपर पता होने चाहिए। ओके जनाब, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 17 का सवाल हो गया है। 17 का सवाल करने के बाद मेरे बेटा हमारे पास सवाल है, आगे जरा एनिमेशन आगे पीछे हो गई है। 2015 में, 2018 में, 2008 में 3 साल सवाल आया कंटिन्यूस। 15 में भी आया, 12 में भी है। ये 15, 12, 18 ये तारीख नहीं है कि 8 तारीख 12वां महीना 2015, ऐसा नहीं है। ये सालों के नाम है, ईयर्स के नाम है। जो हमने नाम लिखे हैं मेरे बेटा, ये समझ लो, ये मुख्तलिफ ईयर्स के हमारे पास नाम है। ये सवाल 2015 में आया है, ये सवाल 2012 में भी आया है सवाल हमारे पास ये, और ये सवाल हमारे पास 2008 में भी आया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ emitted photon of hydrogen spectra in Balmer series। किसकी बात कर रहे हैं मेरे बेटा? बार्मर सीरीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं चंदा? बार्मर सीरीज की बात कर रहे हैं। जब बार्मर सीरीज की बात करते हैं तो एनएफ की वैल्यू 2 होती है। ये आपको पांचों स्पेक्ट्रल लाइन जो थी ना, लाइमन, बार्मर, पासर, ब्रैकेट, फंड, इन पांचों के नंबर पता होने चाहिए एनएफ के नाम पर। अक्सर जगह पे देख रहे हैं आप कि बजाय ऑर्बिट का नंबर देने के स्पेक्ट्रम का नाम दे देते हैं। इसीलिए पढ़ाया गया था वहां, पता रहे कि कौन सा एटम कहाँ पे हमारे पास जनाब ये वो आया है। सवाल बहुत सिंपल सा है, क्या मालूम करना है? शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों मालूम करनी, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट भी मालूम करनी, लॉन्गेस्ट मालूम करनी है। समझाया था आपको मैंने। जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलते हैं तो एनआई की वैल्यू 1 ज्यादा होती है, और जब लॉन्ग शॉर्टेस्ट बोलते हैं तो एनआई की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ये पीछे मैंने टॉपिक के अंदर आपको जो फार्मूले की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दी थी, जहां मेरे बच्चा मैंने फार्मूले की आपको डिस्क्रिप्शन दी थी, अगर आप तवज्जो से इसको देख ले तो मैंने यहाँ पे मेंशन की थी कि मैक्सिमम वेवलेंथ बोलोगे तो जो भी एनएफ होगा उस पर 1 ऐड कर देंगे, और जब मिनिमम वेवलेंथ बोलोगे मेरे बच्चा, जब मिनिमम वेवलेंथ आप बोलोगे तो वहां पर मेरे बच्चा हम क्या करेंगे? जब मिनिमम वेवलेंथ आपसे कही जाएगी तो मिनिमम वेवलेंथ के अंदर हमने क्या करना होगा कि एन आई की वैल्यू को इन्फिनिटी लेंगे। क्या लेंगे? एन आई की वैल्यू को इन्फिनिटी। जनाब एन आई की वैल्यू को लिखा जाएगा, और किसी को अगर नजर ना आ रहा हो मेरा बच्चा तो बड़ा करके भी दिखाता हूँ स्क्रीन पे। ये देख लो, तवज्जो से गौर से कान खोल के देख लो। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एन आई की वैल्यू एन एफ प्लस 1 होगी, मिनिमम वेवलेंथ के लिए जनाब एन आई की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ओके देन, ना विल मूव स्विच टू आवर क्वेश्चन। अपने सवाल के ऊपर जनाब जाते हैं। किस सवाल की हम बात कर रहे थे पता तो नहीं है, ये वाला मेरे ख्याल से सवाल आई थिंक सो होना चाहिए, यही सवाल था। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं। फाइनल एनर्जी स्टेट NF2 है, 2 है भाई। फाइनल एनर्जी स्टेट NF की वैल्यू 2 है, और ये वैल्यू 2 क्यों है? इसलिए कि बार्मर सीरीज है। कौन सी सीरीज है मेरे बेटा? बार्मर सीरीज है। आपको याद होना चाहिए, थ्योरी के अंदर पढ़ाया गया है, बताया गया है, आपको पता होना चाहिए कि जब बार्मर सीरीज बोलेंगे तो NF की वैल्यू 2 होगी। जब बार्मर सीरीज बोलेंगे तो NF की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। इनिशियल एनर्जी स्टेट 2 की बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट की बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं। बेसिकली विद इन अ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। बेसिकली विद इन अ क्वेश्चन हमारे पास 2 सवालात मौजूद है। एक के बजाय हमारे पास 2 सवालात हमारे पास जनाब जो है वो मौजूद है। कौन कौन से सवालात है जरा देख लेते हैं मेरे बेटा। एक कह रहे हैं एन आई पे मैंने एस लगा दिया, एस स्टैंड फॉर शॉर्ट। यहाँ बेटा गौर से देखो तो मैंने क्या किया, एन आई एस लगा दिया, शॉर्ट। जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है तो एन आई इन्फिनिटी होता है। पीछे भी समझाया, आपके समझाया है, तवज्जो देके देख लो कि जब मैं एन आई की बात करता हूँ तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए वैल्यू क्या होती है बेटा? मेरे पास इन्फिनिटी वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है? इन्फिनिटी हमारे पास जनाब वैल्यू जो होती है। और जब लॉन्ग और इनिशियल एनर्जी स्टेट फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जब लॉन्गेस्ट की बात करूंगा मैंने एल लिखा है आपकी सहूलत के लिए, लेकिन समझने में आपको आसानी है। एल फॉर द लॉन्गेस्ट, एल फॉर द लॉन्गेस्ट। जो भी एनर्जी स्टेट एन एफ मेरे पास गिवन थी, जो भी एनर्जी स्टेट एन एफ गिवन थी उसमें 1 ऐड कर देंगे।
जो भी एनर्जी स्टेट मेरे पास गिवन है, बार्मर था 2+1 कर दिया, बार्मर था क्या किया 2+1 हमने जनाब एनर्जी था वो उसको कर दिया। बाकी आपको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है और जनाब उसके साथ साथ प्लांक कांस्टेंट भी हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी पता है। हालांकि चूंकि इसमें एनर्जी पूछी नहीं है, इसमें एनर्जी पूछी नहीं है, चूंकि एनर्जी नहीं पूछी है तो अगर आप चाहें एनर्जी नहीं पूछी है तो ये वाला हिस्सा आप स्किप कर सकते हैं, ये आप ना बनाए डेटा के अंदर। हमने तो चूंकि सवाल कॉपी कर लेते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि एक ही डेटा ऐसा बना लूँ कि हर न्यूमेरिकल में वो काम आ जाए। ये आप ना भी लिखे कोई इशू नहीं है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा एस मालूम करना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा एल मालूम करना है। एल फॉर द लॉन्गेस्ट, एस फॉर द शॉर्टेस्ट। आपकी सहूलत के लिए, आसानी के लिए मैंने उसको एस और एल रख दिया। आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 नाम देना चाहें तो जैसा आपको सहूलत लगे यू कैन नेम इट एस, उस तरीके से आप उसको नाम दे सकते हैं। वर्किंग फार्मूले की बात कर लेते हैं मेरे बेटा। वर्किंग फार्मूला हमारे पास क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा आर एच का स्क्वायर 1 अपॉन एल एफ का स्क्वायर। मैंने कहा ना एक सवाल के अंदर दो सवाल है, एक सवाल के अंदर हमारे पास दो सवाल है, ये समझ लो बात ध्यान से गौर से। हमारे पास विद इन क्वेश्चन हमारे पास दो क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट के लिए अलग है, वही काम करना है दो दफा। तो लैम्डा मालूम करना है दो दफा हमने फाइंड आउट करना है। जब हमने बात की किसकी मेरे बेटा, शॉर्टेस्ट की, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन इन्फिनिटी। आप जानते हो कि 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, लिहाजा ये सवाल में वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, रेसिप्रोकल ले लेंगे, 4 अपॉन आर एच हो जाएगा। बाकी सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ 10 की पावर में हमको माफ किया हुआ है, सही से लिखी हुई आ गई है। ये हमारे पास जो आंसर था लेमडा आ गया है, और ये लेमडा किस में आया है मेरे बेटा, 343646 एंगस्ट्रॉम हमारे पास। ये मीटर में, एंगस्ट्रॉम में। वैसे तो आंसर मीटर में दुरुस्त है, जो आंसर है मेरे बेटा मीटर में दुरुस्त है, मगर बात वही है ना कि जितना बेहतर आंसर को जितना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दे इतनी अच्छी बात होती है। अमूमी तौर पे, आम तौर पे जो वेवलेंथ होती है दे आर ऑलवेज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में करते हैं। 10 की पावर -10 से डिवाइड किया। अगर नैनोमीटर में पूछे ना तो 10 की पावर -9 से करेंगे, नैनोमीटर से पूछे तो 10 की पावर -9 से करेंगे। लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यू कैन सॉल्व दिस पोर्शन, जो पोर्शन मेरे बेटा यहाँ पर है। मैं फिर कह रहा हूँ, स्पेशली प्री मेडिकल वालों से गुजारिश ये है कि इसकी आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ये काम बार बार आ रहा है। अपॉन वाले जो कैलकुलेटर है जिसके अंदर अपॉन का बटन होता है, अब तो तकरीबन हर कैलकुलेटर में आता है, वरना हर A B/C के नाम से बटन होता है, ये भी हर जगह होता है। मैं आपको सिखा दूंगा किस तरीके सॉल्व करते हैं। ये आपको याद होगा तो इक्वेशन और मोशन भी हमने सॉल्व किए थे जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर हमारे पास अगेन मेरे बच्चा किस में आ जाएगा, आंसर हमारे पास किस में आ जाएगा मेरे बेटा, मीटर में आंसर आएगा। इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 है, 12 है, 13। अब इस सवाल के अंदर देखो बेटा गौर से, बार्मर सीरीज गिवन है। क्या गिवन है मेरे बेटा, इस सवाल में बार्मर सीरीज गिवन है। ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि सवाल के अंदर वेरिएशन कर रहे हैं, अब सवाल तो बदलना है, तो क्या करेंगे बेटा, बार्मर के बजाय लाइमन लगा देंगे, या पास्चर लगा देंगे, कोई और नाम बदल देंगे। जब लाइमन लगा देंगे तो NF1 हो जाएगा, पास्चर लगा देंगे तो NI क्या हो जाएगा, 3 जाएगा। सवाल बिल्कुल आपका सेम रहेगा, सवाल आपका बिल्कुल जनाब क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे चल के देखते हैं, शायद आपको इस तरह का सवाल नजर आ जाए। 2014 में सवाल आया था, बिल्कुल सेम सवाल है, बस नाम बदल दिया, बजाय बार्मर के बजाय लेमन कर दिया। सुन लो गौर से, तवज्जो से। जो लास्ट हमने सवाल किया है ये वही सवाल है जहां मेरे बच्चा बार्मर सीरीज लिखी थी वहां लेमन लगा दिया, जहां बार्मर लिखा था वहां लेमन लगा दिया। शॉर्टेस्ट अंदर वेवलेंथ, बिल्कुल सेम सवाल है, टीटो सवाल है, सेम हमारे पास क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू कर लेते हैं। बस ये ख्याल रखना कि यहाँ पर मेरे बेटा जो NF था उसकी वैल्यू 1 हो गई, बार्मर बोला था तो NF की वैल्यू 2 आई थी, लाइमन बोला है तो NF की वैल्यू 1 आएगी, लेमन बोला है तो NF की वैल्यू क्या आएगी, 1 हमारे पास आएगी। अगेन मैंने रेडबर्ग कॉस्मोलॉजी लिख दी है, अगर आप ना लिखें तो कोई इतने इशू वाली बात नहीं है, यू कैन इजीली स्किप देम, आप इसको स्किप कर सकते हैं। रेडबर्ग कॉस्मोलॉजी तो चाहिए, रेडबर्ग कॉस्टेंट चाहिए, ये प्लांक कॉन्स्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर आप ना लिखना चाहें तो वेलोसिटी आप ये ना लिखें, नो हार्म इन दैट। इसलिए कि जब एनर्जी पूछी जाती है सवाल के अंदर तब लिखते हैं। अब ये बदतमीजी कर रहे हैं, पूछे फाइंड द लॉन्गेस्ट और द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एनर्जी। अगर सवाल पूछ ले कि फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एनर्जी इन लाइमन सीरीज, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी
और वेवलेंथ निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चा, एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी। तो आपकी जो परेशानी बढ़ जाएगी भाई, क्या करें, करना पड़ेगा राजा एग्जाम में। तो रिक्वायर्ड में हमारे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट, सेम सवाल में कोई इश्यूज के अंदर नहीं है। आप देख लीजिएगा मेरे बेटा, ये बस फर्क सी भी आ रहा है कि वहाँ 2 था, यहाँ 1 है। इससे आपके पास सवाल है, सॉल्व हुआ हुआ है। 10 की पावर्स को देख लीजिएगा, ये बदतमीजी में 10 की पावर आगे पीछे कर देता है। यू कैन चेक द 10 की पावर्स। आप 10 की पावर को मेरे बच्चा जरा चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं इसको सर्किल में राउंड में कर देता हूँ। ये जो राउंड में किया हुआ है इसका मतलब है कि 10 की पावर्स है। क्या है मेरे बेटे, 10 की ये जो इसको राउंड में कर दिया है, ये समझ ले कि ये हमारे पास क्या है, 10 की पावर्स है। क्या है 10 की ये पावर्स हमारे पास है। आप देख लेना, बाद में कॉपी करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास सवाल हमारे पास है। जल्दी जल्दी, ज़्यादा ही जल्दी हो गया, कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। टाइम ज़रा बचाना चाह रहे हैं, आप भी देख देख के बोर हो गए हुए। काफ़ी लंबी क्लास हमारे पास हो गई है, मगर आज जैसे कि वादा है कि जनाब हम जो है वो बोहर के न्यूमेरिकल आज वाइंड अप कर देंगे, ताकि जब नेक्स्ट हमारी फिजिकल क्लास होगी वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। हम नए चैप्टर से शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 18 था वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 18 हमारा यहाँ पर जो था वो मुकम्मल हो जाएगा। ये 10 की पावर से कैलकुलेटर में लिखते हुए लिख लीजिएगा, फेयर कर लीजिएगा जब कीजिएगा कॉपी के ऊपर, तो ख्याल रखिएगा पावर कहाँ है। टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है, इसकी वजह से इशू होता है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2014। 2014 का हमारे पास जनाब ये सवाल है। एंड नाउ विल गो फर्दर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और एक आध सवाल और है, 2005 में सवाल आया है। इस सवाल में तो जान ले लेती बच्चों की ना। इस सवाल की खूबी ये है कि सवाल के अंदर जितने फार्मूले ना सारे सभी लगा दिए एक साथ। इसके अंदर जितने फार्मूले इस्तेमाल किए हैं, जब देखेंगे सवाल के अंदर कितने इंटरेस्टिंग सवाल है ये। इन हाइड्रोजन एटम an electron experiences transaction from a state having binding energy। जो लफ्ज है तवज्जो देके गौर से ध्यान से सुनिएगा। बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, और बाइंडिंग एनर्जी माइनस में होती है। जो लफ्ज बाइंडिंग लिख दिया तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। जब लफ्ज बाइंडिंग एनर्जी लिख दिया है तो माइनस नहीं लिखेंगे, मगर जब वैल्यू फुल लिखेंगे कहीं तो माइनस में लिखेंगे। जब सिर्फ एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पूरी बोल देते हैं, जो बाइंडिंग है ना बेसिकली इसके मतलब माइनस साइन तो शामिल है इसके अंदर। न्यूमेरिकल करेंगे तो इस वैल्यू को नेगेटिव मिलेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि सर यहाँ तो लिखा है प्लस के अंदर, आप लिख रहे हैं माइनस के अंदर। तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये होता है कि वो माइनस है। बाइंडिंग एनर्जी की जब बात करेंगे तो दैट विल बी टेकन इन नेगेटिव, बाइंडिंग एनर्जी को नेगेटिव मिलेंगे। हुज एक्साइटेशन एनर्जी, अब क्या दे दी मेरे बेटा, इसकी एक्साइटेशन एनर्जी गिवन है। जहां से आया है उसकी बाइंडिंग एनर्जी दी है। जहां से आया है, जहां से ट्रांजेक्शन करके आ रहा है, जहां से ट्रांजेक्शन करके आ रहा है उसकी हमें गिवन है बाइंडिंग एनर्जी। और जहां पर आया है उसकी गिवन एक्साइटेशन एनर्जी। हमें ऑर्बिट के नंबर नहीं दिए। तो वजह से गौर से बात सुनना ध्यान से। अब तक जो सवाल कर रहे थे तमाम सवालात में क्या कर रहे थे आपको, अब तक जो सवालात गिवन थे तमाम सवालात के अंदर आपको दे दिए गए थे क्या, तमाम सवालात के अंदर अब तक हमने जितने सवालात किए उन तमाम सवालात में आपको मेंशन कर दिए गए थे, बता दिए गए थे, दे दिए गए थे क्या, ऑर्बिट के नंबर दे दिए थे। लाइवर बोल दिया, बाद में बोल दिया ऑर्बिट के नंबर बताते, ये ऑर्बिट के नंबर भी छुपा दिए। बजाय ऑर्बिट के नंबर देने के, इंस्पाइट ऑफ गिविंग द नंबर ऑफ द ऑर्बिट, हमें उनकी एनर्जी दे दी। और पीछे आपने एक सवाल किया था कि एनर्जी पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्बिट का नंबर निकाल सकते हैं। 2005 में सवाल आया था। तो वजह देखिए, देखिएगा पहले पेपर मुश्किल आते थे, पेपर आसान आते हैं। मालूम क्या करना है, क्वांटम नंबर ऑफ टू स्टेट कहाँ से आया था, किस में आया है, दोनों के ऑर्बिट के नंबर मालूम करने, यानी एन आई मालूम करना है, एन एफ मालूम करना है। कहाँ से आया था, एन आई कहाँ से आया था उसको कहते हैं एन आई। कहाँ पर गया है उसको बोलते हैं एन एफ। कहाँ पर गया है उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एन एफ बोलते हैं। एन आई की वैल्यू मालूम करनी है, एन एफ की वैल्यू मालूम करनी है। और उसके बाद क्या मालूम करना है, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड। जो फोटोन इमिट हुआ है ना, जो फोटोन इमिट हुआ उसकी एनर्जी भी निकालनी है। क्या करनी है, उसकी एनर्जी भी, पहले तो वेवलेंथ निकालनी है। क्या मालूम करनी है, उसकी वेवलेंथ मालूम करनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है। आपको पता है जब दोनों स्टेट पता होंगे तो वेवलेंथ निकाल लेंगे। थोड़ा सा जुल्म और करते तो एनर्जी भी पूछ लेते आपसे, तो और अच्छा काम हो जाता। पूछा नहीं है, यहाँ तक माफ कर दिया आप लोगों को। देखते हैं क्या सूरत हाल है, डेटा गौर से देखिएगा। गिवन क्या है मेरे बेटा, एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, जहां से आया है वहां की एनर्जी गिवन है कितनी, माइनस का 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। से आया है वहां की एनर्जी कितनी गिवन है,
-0.544 जहाँ पहुंचा है ना, उस ऑर्बिट की डायरेक्ट एनर्जी नहीं गिवन, उस ऑर्बिट की भी एक्साइटेशन गिवन है, उस ऑर्बिट की भी हमारे पास क्या गिवन है, एक्साइटेशन एनर्जी गिवन है। तवज्जो देके जरा गौर से देखो, आपकी सहूलत के लिए कोशिश करता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ, समझ अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास 3 स्टेट, ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट। क्या बेटा मेरे पास, ये मेरे पास है ग्राउंड स्टेट, इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है E1। इसकी एनर्जी क्या होती है, E1 होती है। जहां से आता है ना बेटा, जहां से आ रहा है उसको कहते हैं फाइनल स्टेट। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं फाइनल स्टेट। यहाँ पर जो इसकी एनर्जी है, यहाँ पर जो इसकी एनर्जी है वो EF, और जहां आया ना उसकी एनर्जी को बोलेंगे EF, सॉरी ऊपर वाली EI होगी। जहां पर आया है, थोड़ा दो कर लेते हैं, जहां से ये आया है उसकी एनर्जी होगी EI। क्या है, जहां से ये आया है उसकी एनर्जी EI है, जहां पर ये पहुंचा है उसकी एनर्जी EF है। अब मसला ये है, मसला ये है कि आपको EF की एनर्जी नहीं दी, EI की एनर्जी तो आपको दे दी। कितनी दे दी, EI की एनर्जी आपको दे दी -0.544, 0.544 दे दी। और जहां आया है ना इसकी एनर्जी नहीं पता, जहां आया है इसकी एनर्जी मालूम नहीं है। अलबत्ता ये बता दिया, क्या बताया, कि इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है, जो एनर्जी इसने क्या की है, एब्जॉर्ब की है, जो उसने एनर्जी, थोड़ा सा और अगर बोलो तो मैं इसको थोड़ा सा, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, जो एनर्जी क्या की है मेरे बेटा, इसने जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, ये फर्ज करो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, इस एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन है, इसका नाम होता है EX। क्या नाम होता है बेटा इसको, इस एनर्जी को बोलते हैं EX। ये एनर्जी गिवन है, ये एब्जॉर्ब जब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद, जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके, जंप करके किसी हायर लेवल में चला जाएगा, और यहाँ जो एनर्जी होगी वो EF होगी। अब जरा डेटा समझेंगे तो शायद बेहतर आपको आसानी हो जाए। एनर्जी स्टेट गिवन है फाइनल की 10.2 है। यहाँ मैंने देखो माइनस लिखा है, ऊपर लिखा था यहाँ पे सवाल में माइनस गिवन नहीं था, मगर मैंने लिखा माइनस है इसलिए कि बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब एटम की ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस में होती है। इस सवाल में कंफ्यूज नहीं होना, बाइंडिंग लिख दिया तो न्यूमेरिकल में वैल्यू माइनस मिलेंगे। एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट E1 है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, क्वांटम नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट Ni मालूम करना है, कहाँ से आया है, और क्वांटम नंबर ऑफ फाइनल स्टेट कहाँ पर आया है, और फिर मालूम करना है वेवलेंथ लैम्डा मालूम करना है। फिर क्या मालूम करना है बेटा, हमने लैम्डा को भी हमने फाइंड आउट करना है, लैम्डा को भी जनाब हमने जो है वो मालूम करना है। लाइन सीधी कर देते हैं, जहाँ आया है हमने क्या करना है मेरे बेटा, उसकी एनर्जी को मालूम करना है, एनर्जी मालूम करनी है फाइनल स्टेट की। नहीं ऐसा नहीं है, ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक लग रही है मुझे। वेवलेंथ ऑफ क्या करना है हमने, सही सही तो कह रहे हैं। एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, जिस स्टेट में आया था उसकी एनर्जी कितनी है, हमें तो एक्साइटेशन गिवन है उसकी, हमें तो उस स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी गिवन है, हमें तो उस स्टेट की एनर्जी पता होनी चाहिए। उस स्टेट की एनर्जी कितनी होगी मालूम करेंगे, कैसे मालूम करेंगे, पिछले सवाल में से हमने किया हुआ है, थोड़ा आपको शायद याद आ जाए। एक फार्मूला होगा न्यू बार का, 1/λ, इससे हम मुख्तलिफ ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं, En निकाल सकते हैं। किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी निकालने के लिए E1 में EX को ऐड कर लेते हैं, और ऑर्बिट की एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस का 13.6 EV/n²। तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा, ये तीन हमारे वर्किंग फार्मूले हैं। पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, फार्मूला होता है जो फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी होगी जहां वो आया है, फाइनल ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन आपके पास जंप करके, माइग्रेट करके इलेक्ट्रॉन हमारे पास आया है, उसकी एनर्जी क्या होगी, E1 प्लस EX होगी। ये हमने पीछे भी सवाल में कुछ किए थे, अगर आपको याद पड़ रहा हो तो। EF किसके बराबर होगा, माइनस का 13.6 प्लस 10.4, याद है ना। E1 में, E1 क्या है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी फिक्स होती है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिक्स एनर्जी है। ये दोनों एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ख्याल रखना है।
तो ई एफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3.6 ईवी। ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, ईवी के लिए। ये हमने फाइनल स्टेट की एनर्जी निकाल ली। अब एनर्जी का फार्मूला होता क्या है? एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है माइनस का 13.6 ईवी अपॉन एन स्क्वायर। अब देखो गौर से, हमने शुरू में बिल्कुल सवाल किया था कि अगर हमें ऑर्बिट की एनर्जी पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्बिट का नंबर निकाल सकते हैं। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्या करें मेरे बच्चा, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा शाबाश, एन स्क्वायर इजिकल टू माइनस का 13.6 अपॉन ई एफ हमारे पास हो जाएगा। अगर मैं ई एफ की बात कर रहा हूँ तो, अगर मैं ई एफ, मैंने फार्मूला ई एन के लिए कर लिया ना बेटा, ई एन है, एन ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा। जब मैं एन एफ की बात करूंगा मेरे बेटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6 अपॉन ई एफ का स्क्वायर। लाइन बचाई मैंने, ये तो फार्मूला ई एन का हो गया ना बेटा। ई एन ऊपर है, एन ऊपर, एन को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन ऊपर आ जाएगा, ई एन नीचे आ जाएगा। और जब मैं एन एफ की बात करूंगा मेरे बेटा, तो एन एफ का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन ई एफ हो जाएगा। ई एफ की वैल्यू मुझे गिवन है, निकाली थी माइनस का 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चाहो तो लिख देना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन एफ की वैल्यू 4 आएगी, एन एफ स्क्वायर 4 आएगा। एन एफ स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी और एन एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एन एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बेटा, जो एन एफ मेरे पास है, इस एन एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। जिस एनर्जी स्टेट में ये आया है जंप करके, उसका नंबर 2 है। जिस एनर्जी स्टेट में जंप करके आया है उसका नंबर कितना है, 2 उसका नंबर है। पहले हमने स्टेट की एनर्जी निकाली कि यहाँ जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन पहुंचा होगा तो -3.4 होगी। उसका हमको डायरेक्ट ऑर्बिट का नंबर देने के बजाय उसकी एक्साइटेशन एनर्जी गिवन थी। ये हमें सब फार्मूले जितने थे वो सब फार्मूले आपकी याददाश्त के एग्जाम ले रहे हैं भाई, इम्तिहान ले रहे हैं, सब याद होने चाहिए। और जब एन आई निकालना चाहेंगे तो एन आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 13/6 अपॉन ई आई। ई आई हमें सवाल में गिवन था, ई आई हमें सवाल में जनाब गिवन था। जब वैल्यू पुट करोगे मेरे बच्चा, सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे तो 25 होगा, रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। रूट निकालेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। यानी कहाँ से आया है, 5 से आया है। ये आप देखो, रगड़ रगड़ के आप लोगों से ना सवाल पूछ रहे हो। और मेरे को तो बहुत ही पसंद है सवाल। अक्सर जनाब मैं मिड टर्म के अंदर, फाइनल टर्म के अंदर सवाल पूछता हूँ। इसको एडवांटेज इसको पूछने का ये है कि इसमें एक ही सवाल के अंदर पूरी किताब के न्यूमेरिकल एक साथ कवर हो जाते हैं इसके अंदर। अब हमें एन आई मिल गया, एन एफ मिल गया, तो नाउ देन वी हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ व्हिच इज क्वाइट इजी वन। जब हमें एन आई पता हो, जब हमें एन एफ पता हो, तो हम आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं क्या, वेवलेंथ। अपनी देर से क्या कर रहे हैं, जब भी हमें ऑर्बिट के नंबर मिल जाए, जब भी हमें ऑर्बिट के नंबर मिल जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चा, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं क्या, वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं। लेमडा न्यू बार बराबर 1/लेमडा आर एच 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। ये डायग्राम तो हमने खुद से बनाई थी, कुछ डायग्राम को हम माफ कर देते हैं। कैलकुलेटर सॉल्व हो जाएगा, आंसर आएगा 21/100। कितना आंसर आएगा, हालांकि कई फार्मूले में कुछ नजर नहीं आ रहा, 2100 कहीं भी नहीं है। मैथमेटिक्स वालों को अगर दिमाग लगाना चाह रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का 25 होता है, रूट निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 100 एलसीएम आएगा। 25 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, माइनस करेंगे 21/100 आएगा। मगर भाई अपने नन्हे से दिमाग पे इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली यूज द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें और डायरेक्ट आंसर आप निकाल लें। इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 100/21 आर एच हो जाएगा। वैल्यू जनाब पुट कर देते हैं, 10⁻7 हमारे पास हो गया है। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो विल गेट द आंसर लाइक दैट। हमारे पास ये मेरे बच्चा आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये आंसर किस में आया है, मीटर में आंसर आया है। फार्मूले से समझ देना बात ध्यान से, फार्मूले से जब भी हमारे पास आंसर आता है वो फार्मूला हमेशा, वो आंसर हमारे पास हमेशा मीटर में आता है। ऑल्दो दिस आंसर करेक्ट, नो, जहाँ आप आंसर लेके छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। मगर बहरहाल जब इतना सारा पढ़ा है, सारे साल मेहनत की है, तो क्यों चांस लें। तो आप कोशिश ही करते हैं कि इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻10 से डिवाइड कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर 4340 एंगस्ट्रॉम। आंसर आएगा मेरे बेटा, 4340 आंसर आएगा। एक और बात का आप ख्याल रखिएगा कि हम ये सब कैलकुलेशन जब परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है हमसे कैलकुलेशन करने में कोई मिस्टेक हो जाए। यदि आपको अंदाज़ा नहीं है कि स्लाइड जो आप पढ़ रहे हैं, ये बज़ाहिर तो आपको लगता है कि आपने ये क्लिक किया, 5 मिनट के अंदर ही पढ़ा दिया मैंने आपको। इस स्लाइड को बनाने में ना 5 मिनट की पढ़ाने में ना 30 मिनट 35 मिनट लग जाते हैं एक स्लाइड को बनाने के अंदर। इसके बावजूद भी मिस्टेक हो जाती है, आपको नज़र आ रहा है कि इतने सब करने के बावजूद भी आगे पीछे मिस्टेक रह जाती है। तो ये आपको जो बज़ाहिर तो स्क्रीन आपको बड़ी सादा सैर आसान सी खूबसूरत से आपको स्क्रीन जनाब जो नज़र आ रही है, और जो हाईलाइट इसको मैंने किया है, इस हाईलाइट को भी अगर निकाल दें तो आपको देखने में और ज़्यादा आसानी आपको जनाब हो जाएगी। मगर इसके पीछे बहुत मेहनत है।
और फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो हम भी सुख का सांस लेंगे। आप लोगों को शायद फील हो रहा है कि शायद मज़ा नहीं आ रहा, फिजिकल में ज़्यादा मज़ा आता है, यू विल मिस दैट। आप यकीनन लाजमी तौर पे इन द कमिंग डेज आपको मिस होगा कि यार ये लोग इतना एडवांटेज था, जब मर्जी रिकॉर्डिंग देख ली, जब मर्जी पीछे की चीज़ें देख ली, बहुत फ़ायदा होता था। आप मिस करेंगे यकीनन उसको। मगर बहरहाल आप लोगों की ज़िंदगी की एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप लोगों ने एक ऑनलाइन क्लास के मरहले से गुजरे और आप लोगों ने पढ़ा, और जिन लोगों ने पढ़ा बट सक्सेसफुली पढ़ा, और यकीनन आपको आगे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको होगा। हायर स्टडी में आप जाएंगे तो आपको ऑनलाइन पढ़ने का बहुत आइडिया होना चाहिए। जब इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में जाएंगे, यूट्यूब वगैरह के अंदर बहुत सारे लेक्चर आपके पास मौजूद होते हैं। जब आपको एक दफ़ा स्क्रीन से पढ़ने की आदत हो जाएगी तो मामला बड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। एनी हाउ, अब जनाब न्यूमेरिकल हमारे सारे मुकम्मल हो गए हैं। आप पास पेपर के न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, जो पास पेपर आपके सामने है वो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने पास पेपर पुट कर दिया है, तवज्जो से आप देख लें। तकरीबन सारे ही न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे करवा दिए, बल्कि कुछ मैंने ऐसे भी करवा दिए जो इसके अंदर नहीं है। सारे न्यूमेरिकल आपको करवा दिए गए हैं, बल्कि कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी करवा दिए गए हैं जो कि यहाँ मौजूद नहीं। 2010 तक के न्यूमेरिकल है, मैं फिर 2008 के भी कराए हैं, 2005 के भी न्यूमेरिकल आपको हमने करवाए हैं। करंटली आपके पास ये न्यूमेरिकल है। वैसे मैं आप लोगों को एक फाइल इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स की सेंड करूँगा। पूरी किताब के जनाब को 20 ईयर के न्यूमेरिकल एक चैप्टर वाइज हमने सॉर्ट आउट किए हुए हैं, तो वो आपको हम उसकी PDF फाइल भेज देंगे। तो जब कर लेंगे आगे, अब अभी तो क्योंकि बिगनिंग है तो अब इतना बोझ डालना आप लोगों पे मुनासिब नहीं है। मुनासिब मौके पे आप लोगों को दे देंगे, और बतौर असाइनमेंट भी आपको दिया जाएगा कि आप तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व करके हमें जमा कराएं। ऑल दो कि हमने क्लास तो सारे न्यूमेरिकल करा दी है। ऑनलाइन क्लास का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज आप लोगों को है, वो ये है कि कॉपी में कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, वो हमने सब बड़े तरतीब से आपको यहाँ लिख के स्क्रीन पे दिखा दिया है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, टाइम शॉर्ट होता है, सवाल काम बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसको कट डाउन कर देते हैं। तो फिर आपको इस बात का भी इशू आता है, प्रॉब्लम आता है कि जनाब जो है वो हमने एग्जाम में कैसे लिखना है इसको। तो पहले ऑनलाइन क्लास में आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहा है कि आप देख भी सकते हैं कि कॉपी में इसको किस तरीके से मेंशन करना है, कॉपी में किस तरीके से आपने इसको लिखना है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे आज ही की वीडियो के अंदर, अगर आप इसको बैकवर्ड करेंगे, पीछे की तरफ करेंगे, तो सारे न्यूमेरिकल 2019 के, 18 के, 17 का, 16 का, 15 का, 14 का न्यूमेरिकल हमारे पास है। यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे मेरे बेटा, मैं थोड़ा आपको टिक मार्क कर देता हूँ। जब 5 वाले टाइप करते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा इशू उनको आ जाता है। ये जो 2-3 न्यूमेरिकल जो यहाँ पर टाइप हुए हुए हैं, ये ज़रा टाइपिंग की 5 वालों की मिस्टेक है। मैंने तो तस्वीर सीधे सीधे कॉपी करके टाप दी इसके अंदर कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ये मैं इसको रेड से मार्क के देता हूँ, मैं आपको रेड से मार्क के देता हूँ। एक न्यूमेरिकल ये वाला है, एग्जैक्टली आई थिंक सो कि ये न्यूमेरिकल आपके पास, यही वाला न्यूमेरिकल शायद आपके पास दोबारा होगा। ये भी न्यूमेरिकल आपके पास अगर हम देखते हैं, ठीक है जनाब। और उसके बाद अगर आप गौर से तवज्जो दे के देखें तो मेरे बेटा, कैलकुलेट दी एनर्जी है, ये तो सही है, तो बहुत के न्यूमेरिकल है। एक दफ़ा ये भी आपका जो न्यूमेरिकल है आपको मौजूद है। दीज ऑल न्यूमेरिकल आर ऑफ चैप्टर नंबर 19। ये न्यूमेरिकल आपको मेंशन किए गए हैं, ये न्यूमेरिकल आपको गिवन है, ये भी न्यूमेरिकल हमारे पास है। ये भी देखिए बेटा, ये टाइपिंग करने वाले जो बेचारे टाइप कर रहे होते हैं ना 5 ईयर, उनको बेचारों को तो फिर इसके वजह नहीं पता कि किस चैप्टर का किस चैप्टर का नहीं है, तो उन्होंने तो ऐसी टाइप कर दिया है, जैसे निशान लगाया होगा वैसी टाइप हो गया है। तो ये आप देख लें कि जो रेड से मैंने मार्क किया ना मेरे बेटा, ये न्यूमेरिकल मैंने रेड से आपको मार्क किए हैं, ज़रा गौर से आप तवज्जो देके देख लीजिएगा। ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको रेड से मार्क किए हैं, ये चैप्टर नंबर 19 के न्यूमेरिकल, किसके न्यूमेरिकल बताइए। ये न्यूमेरिकल हमारे पास है, ये चैप्टर नंबर 19 के हमारे पास न्यूमेरिकल है। मैं लिख देता हूँ क्या आप चाहो, कलर चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 19 के न्यूमेरिकल, इसके मेरे बेटा चैप्टर नंबर 19 के हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। 5 ईयर आप देखेंगे तो कंफ्यूज मत होना, 5 ईयर देखेंगे तो कंफ्यूज मत होना। ये भी हमारे पास जनाब जो चैप्टर नंबर 19 का न्यूमेरिकल है, ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 19 का न्यूमेरिकल है। और जो मैं रेड से मार्क कर तो दिया था वैसे, फिर भी लिख देता हूँ, स्टिल कन्फ्यूजन होता है, आप देख लीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 19 के न्यूमेरिकल जो आपको बज़ाहिर यहाँ टाइप कर दिए, ताकि आपको कोई इशू ना हो, आपको लगेगा यार ये सब पता नहीं कहाँ से हो गया ये। दीज न्यूमेरिकल बिलोंग टू चैप्टर नंबर 19। ये चैप्टर नंबर 19 के हमारे पास जनाब ये वो न्यूमेरिकल है।
अब जनाब ज़रा गौर से देख लेते हैं, तवज्जो दे के कि पहला न्यूमेरिकल हमारे पास 19 का सवाल है, 18 के भी न्यूमेरिकल मैंने करा दिया है, 17 का भी करा दिया है। ये एक सवाल लेज़र का है, इसी चैप्टर का सवाल है, उसको मैं टिक मार्क कर देता हूँ। मैं लेज़र पढ़ा नहीं रहा अभी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं लेज़र को जो है ना वो ऑनलाइन क्लास से पढ़ाता। ऑनलाइन क्लास हमारी ख़त्म हो गई है, ऑनलाइन क्लासेस हमारी क्योंकि अब एंड पर चली गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। इसको मैं पढ़ाता ना ऑनलाइन क्लास के अंदर, उम्मीद थी शायद हो सकता है इसको मैं ऑनलाइन में पढ़ा दूँ ना, इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी मुझे आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियोस वगैरह भी साथ में दिखाता हूँ, बाकायदा एनिमेशन वगैरह साथ दिखाता हूँ, तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है इसको। ठीक है जी। तो यहाँ तो अब जब बोर्ड के अंदर तो कहाँ एनिमेशन एनिमेशन कहाँ से आएगी यार, मुमकिन तो नहीं है। ये लेज़र आपका यहाँ पर भी आया है, ये लेज़र आपका यहाँ पर भी, ऐसी चैप्टर का टॉपिक है ये। लेज़र आपका यहाँ पर भी आया है, ये आपके पास जनाब याली लेज़र आपके पास यहाँ पर भी जनाब पूछा गया है। ठीक है जनाब, और यहाँ पे आपके पास लेज़र तो कहीं नहीं है, तो चांस ये था कि लेज़र का आपके पास आएगा एग्जाम में ना। लेज़र ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोई फार्मूला वामला कोई डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, नो फार्मूला नो डेरिवेशन कुछ भी नहीं है। हो सकेगा आपसे क्लास में जब मुलाकात होगी तो आपसे डिस्कस करेंगे, हो सकेगा तो जनाब या लीजिए वो, हो सकेगा तो हम जनाब या लीजिए वो जो है वो इसको देखो क्या डबल टॉपिक को कॉपी कर दिया। ये सवाल डबल कॉपी है, यहाँ पर यहाँ देखिए और से ज़रा, यहाँ देखेंगे तो सवाल हमारा डबल कॉपी हो गया है सवाल। ये दोनों सवाल यहाँ पे आपके सेम सवाल है, देख रहा था ये। तो लेज़र अगर हो सकेगा तो मैं आपको अपलोड कर दूँ वीडियो बना के इसकी, ताकि आप उसको देख लेंगे, तो एनिमेशन वगैरह बहुत सारी होगी तो सबको समझने में पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, समझा। क्लास के अंदर तो लेज़र पढ़ाना बड़ा तकलीफ दे काम है, ईमानदारी की बात है। लॉजिक वॉजिक क्लियर हो जाएगी तो थोड़ा सा तकलीफ दे, मैं कोशिश ही करूँगा, बाकी आपसे देख लेंगे क्लास के अंदर। बहल जब फिजिकल क्लास के अंदर भी आप आएंगे तो वील स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, नए चैप्टर से शुरू करेंगे। क्लास में आएंगे तो आपको सरप्राइज देंगे किस चैप्टर से शुरू करते हैं, अभी तक अपने फैसला से मैंने तो किया हुआ है, बताएंगे नहीं आपको। ये आपका पेपर हो गया। दूसरी बात आप देखिए जरा 2019, अब लॉन्ग पे अगर हम देखें, थोड़ा सा नजर मार लेते हैं लॉन्ग पेपर भी। ये तो आपकी शॉर्ट सवाल था, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन पे मेरे बेटा नजर डाल देते हैं, एक नजर लॉन्ग पे भी डाल दें। सवाल हमारे पास क्या है, गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी, ड्राइव द एक्सप्रेशन विद द रेडियस ऑफ बोर एटम, टोटल एनर्जी ऑफ द एटॉमिक। 2019 का सवाल है, 2019 का सवाल है, खुदा ना खासा ध्यान में सवाल है, 19 पे तो आगे 20 में नहीं आएगा, 20 का तो 121 में सवाल नहीं आएगा। तो आपको देखेंगे तो 2018 भी सेम सवाल है, state the basic postulate of the Bohr model, derive the expression for the radius of the nth orbit, hence show that the ratio of the radius of the third orbit to the second orbit। यहाँ एक अच्छा सा काम पूछ लिया कि साबित करना कि R2 अपॉन R3 जो होगा वो 2.25 होगा। क्या होगा, R2 अपॉन R5 किसके बराबर होगा, 2.5 होगा। R2 जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, क्या लिखा है, रेशियो ऑफ द थर्ड टू द सेकंड ऑर्बिट, यानी कि R3 अपॉन R2। R3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, R2 का मतलब होगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर कितना आ जाएगा 2.25। अगेन हमारे पास ये सवाल 2016 में, 17 में आपको सवाल नजर नहीं आ रहा है। 2 साल पहले बेसिकली पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जनाब जो है वो सवाल आपका बोहर से सवाल आपका, 18 सवाल आपका लाजमी सवाल आपका जनाब एलिजिबल वो आएगा। तो ये आपके पास जनाब इसकी लॉजिक है, ये 18 भी है, 19 भी है, हर साल सवाल इसका आता है। पीछे के सवाल मैंने मेंशन किए नहीं है। अगर आप पास पेपर चूँकि सेंटर से आपने ले लिए हैं तो आपने देख लिया होगा इन सवाल को, पास पेपर को, तो आप देख लेना कि पीछे भी इसके सवाल हमारे पास जनाब मौजूद है। एक टॉपिक लेजर का हमारा जनाब रहता है, जैसे कि बता रहा हूँ आपको मैं कि वी विल डिस्कस इट लेटर, किसी और मरहले पे हम इसको डिस्कस करेंगे। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, उसका किसी टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। थोड़ा सा आप बोहर से कह सकते हो, वैसे इंडिपेंडेंट है, किसी टॉपिक से उसका कोई ताल्लुक, बरह रास्त कोई ताल्लुक उसका जनाब नहीं है। हो सकेगा तो मैं उसको 20 के साथ पढ़ा दूंगा, हो सकेगा तो उसको हम 20 के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ आपका जनाब अली ऑनलाइन क्लास थी, यादगार आपको रहेंगी जनाब कि आपने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी हैं। और जनाब ये भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल हमारे पास होती है। ऑल्दो के सेंटर हमारा जनाब 15 सितंबर से खुल रहा है, मगर हो सकता है एक आध महीने के बाद फिर कुछ अरसे के लिए वो 10 दिन 15 दिन की लॉकडाउन लगा दें। तो ये बात ख्याल रखना कि जैसे ही लॉकडाउन लगेगा वी विल जो है वो रैपिडली फौरी तौर पे दूसरे दिन से ऑनलाइन क्लास में स्विच कर जाएंगे। इसलिए ऑनलाइन क्लास के सेटअप को ही मोबाइल से जूम डिलीट पर कर देना, मोबाइल से जूम और जनाब जो बाकी क्लासरूम डिलीट ना कर देना। आगे चल के भी हमारे पास जनाब इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि मैं इस दौरान आपको कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जिनको हम वीडियोस बना के अपलोड भी शायद जरूर कर सकें। तो यहाँ आप लोगों से जनाब खुदाफिज कहते हैं। कोशिश का आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कुछ वीडियोस, ये वाली वीडियो स्पेशली मैं शायद पब्लिक करूँगा, और ये जनाब हमारे फेसबुक के चैनल के ऊपर भी इसका लिंक मौजूद होगा और यूट्यूब के चैनल पर भी होगा। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसके ऊपर कि ऐसा आपको ऑनलाइन क्लास कैसी लगी एंड हाउ विल यू फील अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस।
और कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा और हमने किस तरीके से आपको पढ़ाया है और आपको कितना मज़ा इसके अंदर, इंजॉयमेंट आपको इसके अंदर आई है। इंशाल्लाह वी होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फर्दर जो है फिजिकली आपसे मुलाकात होगी। तो जनाब यहाँ से आप देख लेते हैं कि चैप्टर हमारे मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे फर्दर से नए चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। बोर्ड हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स को आगे पीछे रेड्यूस करें, यही वजह है कि मैंने पहले 11 शुरू किया था। 12 चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ाया था कि 12 चैप्टर इज क्वाइट लेंदी वन, जितना बड़ा 11 ना मेरे बेटा, करीब करीब इतने बड़ा 12 भी है, और वो काफ़ी कंफ्यूजिंग सा भी था। इसलिए मैंने निस्बतन आसान चैप्टर का जो है वो इंतखाब किया था। मैं हो सकता है पीछे जाके कुछ जो पिछली शुरू की सीरीज के चैप्टर हैं उन चैप्टर पे हम जनाब जो शुरुआत करेंगे। तो कुछ अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। बहुत आप लोगों का साथ रहा, मज़ा आया, एंजॉय किया जनाब। आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास के अंदर किसी ने लेट के पढ़ा, किसी ने बैठ के पढ़ा, किसी ने खाते हुए पढ़ा और किसी ने पीते हुए पढ़ा है। तो जनाब ये वक्त आपको यकीनन याद आएगा, और जब आप देखेंगे पीछे भी, आप ये वीडियोस यूट्यूब के ऊपर हमारे अवेलेबल रहेंगी, और ये जब भी आपको प्रॉब्लम रहेगी तो आप पीछे जाकर ऑब्वियसली इन वीडियोस को देख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।